Unacademy. Let's crack it. A very good evening to all of you. This is Devashish Pandey. Once again, welcome you all to Prime Time with Devashish on our channel, जिसका नाम है Judiciary World. A one-stop solution to cater all the needs of the judicial aspirants. कैसे आप लोग? Let's have a quick tech check. Am I clearly audible and visible to everyone so that we can start the session? एक बार yes और no बोल दीजिएगा तो ऑडियो वीडियो ओके हो जाएगा तो we'll start. Okay. चलिए, good evening, good evening, good evening. A very good evening to all of you. So let's start with the session. Okay, good evening, good evening. तो आज से शुरू कर रहे हैं अपन एक नई सीरीज जिसका नाम है सॉल्विंग द पास्ट ईयर पेपर्स ऑफ द यूपी जुडिशरी. मैंने आपको समझाया था कल की क्लास में कि द आइडिया ऑफ सॉल्विंग द पास्ट ईयर पेपर्स इज टू फोल्ड. पहली चीज तो जो रिपीटेड क्वेश्चंस होंगे वो आपके पास्ट ईयर करने से सही हो जाएंगे. ये सबसे बड़ा फायदा है पास्ट ईयर सॉल्व करने का. और दूसरा फायदा ये है कि जब आप पास्ट ईयर सॉल्व करते हैं तो आप अपने एग्जाम को समझते हैं और जो माइंडसेट है एग्जामिनर का वो आपको समझ में आता है और सबकॉन्शियसली जब आप तैयारी करते हैं तो उन्हीं चीजों पर ज्यादा ध्यान देते हैं जिस तरह के सवाल पूछे जाते हैं. सो ऑन दैट नोट लेट्स स्टार्ट विद द सेशन राइट अवे. मेरे बारे में आप सब लोग को पता है, कुछ बताने की जरूरत नहीं है. दिस इज इंपॉर्टेंट. हमारा फाउंडेशन बैच 28 से स्टार्ट हो रहा है तो जिसको भी सब्सक्रिप्शन लेना है वो ले सकता है. इसके बारे में अपन बात करेंगे. ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट. चलिए जी शुरू करते हैं. पहला क्वेश्चन आप लोग की कंप्यूटर और लैपटॉप स्क्रीन पर ये रहा. विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, पलविंदर फॉर स्टेट ऑफ पंजाब इज अ केस रिलेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग. देखिए ये एक केस लॉ बेस्ड क्वेश्चन है जो कि एक लैंडमार्क केस लॉ पे बेस्ड है. अगर इस पहले आप आंसर बताइए फिर मैं बताता हूं. देखिए अगर आपने ये कंसेप्ट पढ़ा है तो इस जजमेंट के बिना ये कंसेप्ट अधूरा है. ये इस कंसेप्ट का लैंडमार्क केस है. तो आपको ये समझ में आ गया कि अगर आप कोई भी कंसेप्ट पढ़ रहे हो तो उसके लैंडमार्क केस तो अपने आप इंपॉर्टेंट है ही है यूपी जुडिशियरी में. द करेक्ट आंसर इज बी, कन्फेशन. अ लॉट ऑफ पीपल आर गिविंग द राइट आंसर बट आइडियली देखा जाए तो इंडियन एविडेंस एक्ट में कन्फेशन डिफाइन ही नहीं है. और अगर इंडियन कंटेक्स्ट की बात की जाए, वैसे तो बहुत सारे लोगों ने उसको डिफाइन किया है, लेकिन इंडियन कंटेक्स्ट में बात की जाए तो सबसे बड़ा जो केस, सबसे लैंडमार्क केस जो कन्फेशन की डेफिनेशन को समझाता है, ये बताता है क्या क्या कन्फेशन कॉन्स्टिट्यूट करेगा, किस तरह से रिलेवेंट फैक्ट्स, अगर उसने ऑफेंस के एडमिशन से रिलेटेड चीजें नहीं बोली है तो वो कैसे कन्फेशन नहीं बनेंगी, उसके बारे में जो पूरा डिस्कोर्स है वो पलविंदर फॉर स्टेट ऑफ पंजाब में किया गया है. देखिए इसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज समझाई गई थी. मैं आपको शॉर्ट में समझा रहा हूँ, डेली आपके लिए काम आएगी. पलविंदर फॉर स्टेट ऑफ पंजाब में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था फॉर एनी एडमिशन टू बी अ कन्फेशन, किसी भी एडमिशन को कन्फेशन बनने के लिए द पर्सन इन सच स्टेटमेंट must either admit the guilt in terms or admit substantially all the facts which constitute an offense. तो या तो वो डायरेक्टली अपनी गिल्ट को एडमिट करता है या इस तरीके के सब्सटैंशियल फैक्ट्स को एडमिट करता है दैट दे कॉन्स्टिट्यूट द ऑफेंस. दो चीजें इसमें आती है. और इसमें ये भी बोला था दैट अ मिक्स्ड अप स्टेटमेंट which contains some confessional statement will still lead to the acquittal of the accused and hence it is not a confession. अगर मिक्स्ड अप स्टेटमेंट है, बहुत सारी बातें कही गई हैं, उसमें एक्नॉलेजमेंट ऑफ गिल्ट नहीं है या सब्सटैंशियली ऐसे फैक्ट्स को एडमिट नहीं किया गया है जो ऑफेंस कॉन्स्टिट्यूट करते हैं, छोटी मोटी एक दो लाइन की बात कुछ कन्फेशन से रिलेटेड आ रही है तो दैट विल नॉट अमाउंट टू कन्फेशन. ये भी बात समझाई गई. तो यहां से तीन चीजें समझ में आई आपको कि कन्फेशन के लिए जरूरी है कि या तो आपने डायरेक्ट एडमिट किया वो गिल्ट को या आपने ऐसे फैक्ट्स को एडमिट किया हो जो सफिशिएंट हो इन ऑर्डर टू सब्सटैंशिएट द ऑफेंस कि सर ऑफेंस बन रहा है इतने फैक्ट्स के एडमिशन से भी. ये बात पलविंदर फॉर में समझाई गई थी. और ये भी कहा गया था अगर कोई ऐसा स्टेटमेंट है जो मिक्स्ड है जिसमें बहुत सारी इधर उधर की बातें करी गई है और छोटा मोटा इन्फ्रेंस दिया गया है किसी भी गिल्ट को एडमिट करने में, तो उसको कन्फेशन नहीं माना जाएगा एंड दैट विल लीड टू द अक्विटल ऑफ द अक्यूज्ड. दिस इज व्हाट वाज एक्सप्लेन्ड इन द केस ऑफ पलविंदर फॉर वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब. समझ में आया? वीडियो पे लाइक मार दो एक बार और बाद में कमेंट भी करना. तो अपने को पहला क्वेश्चन ये समझ में आया एविडेंस का केस लॉ बेस्ड
मेन जो केस हो रहा है वो तो पूछे ही जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये बहुत ही जनरल क्वेश्चन है, रिपीटेड क्वेश्चन है, मतलब यूपी के ही पास्ट ईयर में आपको कम से कम 3-4 बार मिल जाएगा ये क्वेश्चन। ठीक है, यूपी के ही पास्ट ईयर में 3-4 बार मिल जाएगा, बहुत ज्यादा इसमें डिस्कस करने की जरूरत नहीं है। विच ऑफ द फॉलोइंग सेक्शंस ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट डील विद कंक्लूसिव प्रूफ? कंक्लूसिव प्रूफ से may presume, shall presume, conclusive proof. Yes. 41, 112, 113 ये एक हॉट फेवरेट क्वेश्चन है, अक्सर पूछा गया है यूपी में तो खासकर। इस बार हो सकता नहीं है क्योंकि अब बहुत ज्यादा पुराना हो चुका है, बट फिर भी इसको याद रखिएगा। ये जजमेंट्स के बारे में, लेजिटिमेसी ऑफ चाइल्ड, ठीक है, ये सबको पता है, इसमें बहुत ज्यादा डिस्कशन की आवश्यकता नहीं है। ये बहुत ही प्यारा सवाल है, आपको पता होगा, पता नहीं होगा तो भी आपके लिए मदद करेगा। Confession even consists if conversation to oneself, or it is not necessary for the relevancy of a confession should be communicated to some other person. अपने आप से की गई बात भी कन्फेशन कॉन्स्टिट्यूट कर सकती है। अभी मैं आपको केस के फैक्ट्स बताऊंगा तो आपको समझ में आएगा। बेसिकली जो इंसान था जिसने मर्डर किया था, वो जब घर से बाहर निकल रहा था तो वो अपने आप में बड़बड़ा रहा था या अपने आप से बोल रहा था कि रोज परेशान करती थी, आज उसको मार दिया, हमेशा के लिए लड़ाई झगड़ा खत्म हो गया। ये बात किसी और ने सुनी, लेकिन वो आदमी ने जब बोला, जब उसने ये कन्फेशन दिया, ये एडमिशन ऑफ गिल्ट किया, तो उसने सामने किसी इंसान को देख के या उसको टारगेट करके नहीं बोला था, उसने खुद से बोला था। लेकिन उसको खुद से बोला गया जो एडमिशन है, एडमिशन ऑफ गिल्ट है, जिसको आप कन्फेशन बोलते हो, वो किसी और ने सुना और उसको रिलेवेंट बना गया। तो यहां पे कोर्ट ने ये कहा कि कन्फेशन के केस में हमेशा जरूरी नहीं है कि आप किसी तीसरे इंसान से, चाहे वो डॉक्टर हो, चाहे वो रिलेटिव हो, चाहे फ्रेंड हो। आप जानते हो ना, कन्फेशन के बारे में पढ़ा है ना, दो तरह के होते हैं, जुडिशियल और एक्स्ट्रा जुडिशियल। समझ रहे हो ना, 164 सीआरपीसी में जो दिए जाते हैं वो जुडिशियल होते हैं, बाकी सारे एक्स्ट्रा जुडिशियल होते हैं। बात होता है वेटेज का, डॉक्टर को दिया जा सकता है, रिलेटिव को दिया जा सकता है, फ्रेंड को दिया जा सकता है, किसी को भी दिया जा सकता है। तो यहाँ पे लॉ ये समझाना चाह रहा है, द करेक्ट आंसर इज साहू वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी। बहुत सारे लोगों ने सही लिया, तो इसमें इंपॉर्टेंट है इस बात को समझना। एक कंसेप्ट देखो, यहां से कुछ कंसेप्ट लेके जाओ तो वो आपको बिल्डअप करेंगे और आपका दिमाग उस तरीके से चलेगा। तो जैसे अपना पलविंदर कौर में अपन ने कन्फेशन के बारे में समझा कि कन्फेशन में क्या क्या चीज चाहिए होती है, डायरेक्ट एडमिशन होना चाहिए या इस तरीके के फैक्ट्स का एडमिशन होना चाहिए कि वो सब्सटैंशियली एक गिल्ट को साबित कर रहे हैं। दैट अपन ने पलविंदर कौर में समझा। यहां पे अपन क्या समझ रहे हैं कि कन्फेशन जरूरी नहीं है किसी और इंसान को ही दिया जाए। अगर कोई इंसान खुद से भी बात कर रहा है और किसी और इंसान ने उसको सुन लिया है तो दैट ऑल्सो अमाउंट्स टू कन्फेशन। ठीक है, देखो यही बात लिखी हुई है। In the case of Sahu versus State of UP, an accused who was charged with the murder of his daughter-in-law, with whom he was always quarreling, was seen on the day of the murder. यहाँ से important है, going out of the house saying words to the effect that I have finished her, and with her the daily quarrels. रोज की लड़ाई उसके साथ खत्म हो गई है। The statement was held to be a valid confession because it is not necessary for the relevancy of a confession that it should be communicated to some other person. So this is a very very peculiar चीज जो आपको समझनी है। अब देखो यहाँ पे एक ही पेपर में कन्फेशन से 2 सवाल आ चुके हैं ऑलरेडी। मैं आपको ये समझाना चाह रहा हूँ कि कभी भी आपको कोई भी चीज छोड़नी नहीं है। ऐसा हो सकता है कि इस बार कन्फेशन से सवाल ना आए और कई बार ऐसा हो सकता है कन्फेशन से 3-4 सवाल आ जाए। तो मेरा कहने का मतलब है सारी चीजें अपने को कवर करनी है, केस लॉज भी कवर करने हैं और थोड़ी सी जो बाहर की चीजें है ये जो है ये एक्स्ट्रा पॉइंट है, तो ये एक्स्ट्रा पॉइंट भी आता है। जरूरी नहीं है कि सिर्फ बेयर एक्ट पे आए, ये बात बेयर एक्ट में नहीं लिखी है, ये बात बेयर एक्ट में नहीं लिखी है। जैसे आप राजस्थान की तैयारी करते हो तो राजस्थान में स्ट्रिक्टली बेयर एक्ट बेस्ड है, एमपी टू अ लार्ज एक्सटेंट बेयर एक्ट बेस्ड है। यहाँ पे ये सारी चीजें बेयर एक्ट नहीं, केस लॉज प्रेसिडेंट सेंट्रिक है, वहां पे पूछी जा रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वॉइस एंड स्क्रीन इशू सर। बेटा बाकी लोग को नहीं आ रहा है शिवानी जी, कल भी शायद एक ही आध स्टूडेंट्स को आ रहा था। आप लोग से रिक्वेस्ट है आप एक बार रिफ्रेश कर लो पेज को, मेरे साथ तो नहीं आ रहा है। हाँ थोड़ा तो लैग कर रहा है यार, थोड़ा तो लैग कर रहा है। मैनेजेबल है कि नहीं? थोड़ा लैग कर रहा है, आई कैन अंडरस्टैंड दैट। मतलब वॉइस थोड़ा सा बाद में आ रहा है शायद।
ठीक है, ये एक क्लासिक क्वेश्चन है। ठीक है, ये एक क्लासिक क्वेश्चन है जो हर बार पूछा जाता है, और जिस भी इंसान ने एमसीक्यू की प्रैक्टिस की है उसको इसका सीधा आंसर पता होता है कि इसका आंसर बी है, इररिलेवेंट। ठीक है, सेक्शन नंबर 14 पे बेस्ड है। तो मैं कह रहा हूं कन्वेंशनल क्वेश्चंस भी आ रहे हैं जो रिपीट होते हैं हर साल, और नॉन कन्वेंशनल भी आ रहे हैं। तो इसका मतलब अपने को पास्ट ईयर तो करना ही है, नया भी अच्छे से पढ़ना है। ठीक है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ पे अगर उसी इंसान को उसने पहले मारा होता तो आप उसका मोटिव दिखा सकते थे, इस केस में नहीं दिखा सकते, इट इज इररिलेवेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन, even a student may be treated as an expert under 54 of the Indian Penal Act. It was right by the text. अब ये थोड़ा सा आउट ऑफ कंटेक्स्ट केस आया, आपको आपने पास्ट ईयर लगाया होगा तो आपको पता होगा, जनरली ये केस नहीं पता होता। ये उस समय का रीसेंट जजमेंट है। तो कहने का मेरा मतलब है कि अपने को रीसेंट जजमेंट भी, सुप्रीम कोर्ट के जितने भी जो लॉज अपन पढ़ रहे हैं उससे रिलेटेड जो रीसेंट जजमेंट है उनका भी एक चार्ट बनाना पड़ेगा, क्योंकि पॉसिबिलिटी है आने। इसका आंसर है कानपुर यूनिवर्सिटी वर्सेस समीर गुप्ता एंड अदर्स। इसमें इन्होंने बोला था कैटेगोरिकली कि एक स्टूडेंट भी एक्सपर्ट बन के आ सकता है अगर उसने किसी भी टॉपिक पे एक्सपर्टीज की स्पेशलाइजेशन है, तो उसको भी हम एक्सपर्ट डीम कर सकते हैं। उसका कोई क्राइटेरिया नहीं है। ठीक है, जब भी आप एक्सपर्ट्स की बात करते हो, विटनेस की बात करते हो, तो इनके कोई क्राइटेरिया नहीं है। इनका सिर्फ एक ही क्राइटेरिया होता है कि वो जो रिलेवेंट इंफॉर्मेशन कोर्ट को चाहिए अगर वो दे पा रहे हैं तो वो एक्सपर्ट है, तो वो कॉम्पिटेंट विटनेस है। सिंपल बात। ठीक है, ये जनरल प्रिंसिपल्स ऑफ लॉ में आता है। मतलब कुछ चीजों में अगर होगा तो वो अलाउड है। राइट, हियर से एविडेंस, हियर से एविडेंस मतलब ये कह रहे हैं कि जनरल रूल आपको पता है कि हियर से शुड बी एक्सक्लूडेड। आपको ये बात पता है कि डायरेक्ट एविडेंस जो होते हैं वही एडमिसिबल होते हैं, हियर से शुड बी एक्सक्लूडेड, ये कार्डिनल प्रिंसिपल है। लेकिन यहां पे ये समझाने की कोशिश कर रहे हैं ये कि अगर अगर केस रेस जस्टे का है तो रेस जस्टे के केस में जो हियर से एविडेंस होते हैं उनको कुछ हद तक एडमिसिबल माना जाता है। ये बात यहाँ पे पूछा। देखो, रेस जस्टे was considered an exception to hearsay rule. This is because it concerns a declaration that is uttered so closely to the occurrence of an event that it can be used to prove that event actually happened. देखो, हियर से एविडेंस का सिंपल लॉजिक है, हियर से एविडेंस को क्यों एक्सेप्ट नहीं किया जाता है? इसीलिए एक्सेप्ट नहीं किया जाता है कि अगर किसी और ने सुना है तो उसने अपना कोई वर्जन बताया होगा, वो टेंटेड हो सकता है, उसको याद नहीं होगा, वो समझ कितना पाया है तीसरा इंसान, और फिर वो क्या कन्वे कर रहा है, ये सब ग्राउंड्स पे हियर से एविडेंस अलाउड नहीं होता है। लेकिन अगर रेस जस्टे के केस में आप देख रहे हो कि कोई इंसान था, उसने हियर से किया, उसी समय पूरा ट्रांजैक्शन हो रहा, तो फिर हियर से जो होता है वो एडमिसिबल होता है। ये क्वेश्चन। नेक्स्ट, when was the first session of the United Nations General Assembly was held? अब देखो, ये तुम्हें नहीं याद होगा, मैं बता देता हूँ, 10 जनवरी 1945। ठीक है, नहीं 1946, 1946 राइट। तो देखो अब इसमें क्या हो रहा है कि ये इंटरनेशनल लॉ के क्वेश्चन शुरू हो गए। शुरुआत के 6 क्वेश्चन जो थे वो इंडियन एविडेंस एक्ट के थे, अभी बीच में ये आ गए हैं इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन। मैंने आपको बताया था कि इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन में यूएन चार्टर से सवाल जरूर आते हैं। अभी आप देखोगे कम से कम 4 से 5 ऐसे सवाल हैं जो यूएन चार्टर के आर्टिकल्स में बेस्ड है, सीधे सीधे आर्टिकल पे, कोई इंटरप्रिटेशन की आवश्यकता नहीं है, कोई मैल्कम शॉ पढ़ने की जरूरत नहीं है, या कोई और इंटरनेशनल लॉ की किताब पढ़ने की जरूरत नहीं है। जो यूएन चार्टर है उससे बहुत सवाल आ रहे हैं। ये तो चलो एक क्वेश्चन हो गया। और मैंने आपको ये बताया कि जब भी आप इंटरनेशनल लॉ पढ़ो, इंटरनेशनल लॉ और ज्यूरिस्प्रूडेंस, इन दोनों के लिए एक काम करो कि जब भी पास्ट ईयर पेपर लगा रहे हो, मेरे से लगा रहे हो, खुद से लगा रहे हो, कहीं से भी लगा रहे हो, तो अपनी कॉपी में जितने भी इंटरनेशनल लॉ के क्वेश्चंस मिलते जाएं, जिस भी किसी एक्सरसाइज में, वो सारे नोट करते चले जाओ। और जब आप देखोगे कि अगर आपके 200-300 क्वेश्चंस बन गए, तो जब पेपर आएगा तो पेपर में अगर 10 क्वेश्चंस आएंगे तो उसमें से कम 5-6 जो होंगे वो उसी 200 से होंगे जो आपने लिस्ट बनाई होगी, क्योंकि ये जनरली रिपीट होते हैं, जनरली रिपीट होते हैं। ठीक है, तो ये तो समझ में आ गया। फर्स्ट सेशन 1946 में हुआ था, सेंट्रल हॉल लंदन यूके। तो ये भी पूछा जा सकता है कि फर्स्ट सेशन कहां हुआ था, तो सेंट्रल हॉल लंदन यूके। Next question, which of the following organs of the United Nations organization performs the legislative functions? एक बार यूनाइटेड नेशंस की और ऑर्गेनाइजेशन की एक बार क्लास ले लेंगे तो आपको ये सारी चीजें समझा देंगे, कितने ऑर्गन्स होते हैं, कौन क्या करता है, वो कभी मौका लगेगा तो पढ़ा देंगे। अभी आप इसको समझो कि जो प्राइमरी लेजिस्लेटिव ऑर्गन होता है वो जनरल असेंबली होती है, जो
मेजरली लेजिस्लेट करते हैं। सारे मेंबर्स जो यूनाइटेड नेशंस के होते हैं वो एक साथ जनरल असेंबली में बैठते हैं और वो मेन ऑर्गन होता है जो आपका सारा पॉलिसी मेकिंग और बाकी चीजें करता है। Which of the following article of the UN Charter provides that the seat of ICJ is based on the permanent court of इंटरनेशनल जस्टिस? देखो अब यहाँ पे सिर्फ वो आर्टिकल पूछ रहा है सीधा सीधा कि कौन सा आर्टिकल यूएन चार्टर का प्रोवाइड करता है कि आईसीजे परमानेंट कोर्ट ऑफ इंटरनेशनल जस्टिस होगा, इज बेस्ड ऑन द परमानेंट कोर्ट ऑफ इंटरनेशनल जस्टिस। तो ये कौन से प्रावधान में लिखा है? ये 91 में लिखा हुआ है, 92 में, सॉरी 92 में। The International Court of Justice shall be the principal judicial organ of the United Nations. It shall function in accordance with the Annex Statute, which is based upon the Statute of the Permanent Court of International Justice and forms an integral part of the UN Charter. मैं आपको यहाँ पे क्या समझाना चाह रहा हूँ, थोड़ा सा अभी ये आपको शायद नहीं आता होगा, हम इस पे एक्सरसाइज भी नहीं कर रहे। मैं आपको दिखाना चाह रहा हूँ कि किस तरह के क्वेश्चंस आ रहे हैं इंटरनेशनल लॉ से, ताकि जब आप इंटरनेशनल लॉ पढ़े कहीं से भी तो आपको पता रहे कि क्या पढ़ना है। तो देखो यहाँ पे अपना ये आया परमानेंट कोर्ट ऑफ इंटरनेशनल जस्टिस के आधार पर आईसीजे जो है वो बनाया गया है, ये 92 में दिया हुआ। अब अगला देखो, ये भी आर्टिकल है, अंडर विच आर्टिकल ऑफ द यूएन चार्टर द मेंबर्स ऑफ यूनाइटेड नेशन हैव एग्रीड टू अबाइड बाय द डिसीजन ऑफ सिक्योरिटी काउंसिल। देखो एक और आर्टिकल में क्वेश्चन आया, ठीक है, इसका अपना आर्टिकल हो गया 25। द मेंबर ऑफ यूनाइटेड नेशन अग्रीड टू एक्सेप्ट एंड कैरी आउट द डिसीजंस ऑफ द सिक्योरिटी काउंसिल इन अकॉर्डेंस विद द प्रेजेंट चार्टर। अभी आपने ये नहीं अच्छे से पढ़ा होगा तो आप सही नहीं कर पाओगे, इसमें आप लोग परेशान होने की जरूरत नहीं है। आप एक बार यूनाइटेड नेशन का चार्टर कायदे से बैठ के पढ़ लोगे, आपके सारे सवाल सही हो जाएंगे। लेकिन मैं आपको यहाँ दिखाना चाहता हूँ कि ये कितने सारे इसमें जो क्वेश्चंस हैं वो उसी पे बेस्ड आ रहे हैं, डायरेक्ट बेयर एक्ट पे बेस्ड आ रहे हैं। तो इसके लिए इंपॉर्टेंट है कि यूएन चार्टर को अच्छे से पढ़ना। द बजट ऑफ इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस इज अप्रूव्ड बाय, तो बजट तो जनरली सबका जनरल असेंबली से ही होता है, आर्टिकल 17 में लिखा हुआ है। आर्टिकल 17 जनरल असेंबली की बात करता है। द जनरल असेंबली शैल कंसीडर एंड अप्रूव द बजट ऑफ द एंटायर ऑर्गेनाइजेशन। जितनी भी चीजें हैं, मेन काम जितना भी होता है वो जनरल असेंबली करता है, ठीक है। इसको अपन समझेंगे कभी आराम से टाइम से। द मेंबर्स ऑफ द इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल आर इलेक्टेड फॉर 3 years। हाउ मेनी मेंबर्स आर इलेक्टेड एवरी ईयर? तो सर इसमें होता है 1/3 मेंबर जो होते हैं वो हर साल होते हैं। दो इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल हैज 54 मेंबर्स, 18 members are elected by the General Assembly each year for a 3 year। ये आर्टिकल 61 में है। ये जो पांचों सवाल हैं ये आपसे नहीं बने होंगे, लेकिन हम चाहते भी नहीं है कि आज ही आपसे सारे सवाल बन जाए। और ऑब्जेक्ट आपको डराना भी नहीं है, इसमें लाइन से आए तो मैं लाइन से ले आया। ऑब्जेक्ट यहाँ पे ये है कि अब आपको ये समझ में आ गया कि यूएन चार्टर के आर्टिकल्स की क्या महत्व है, और आपको ये समझ में आ गया कि आपको सारे आर्टिकल बाय हार्ट होने चाहिए कि किस आर्टिकल में क्या दिया हुआ है। और अगर किसी भी ऑर्गन की कोई मेंबरशिप है और जनरल असेंबली से रिलेटेड 1-2 सवाल आ ही रहे हैं, ठीक है, तो इस चीज को मुझे सिर्फ कन्वे करना था इन क्वेश्चंस के द्वारा, और कुछ भी, ठीक है। Which one of the following mentions that everyone has a right to a nationality? अब ये यहां से चेंज हो गया। पहले यूएन चार्टर पे बेस्ड क्वेश्चन आ रहे थे, अब ये जनरल इंटरनेशनल लॉ के क्वेश्चन है। इनको यूएन चार्टर के क्वेश्चन नहीं बोल सकते हैं, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस या इंटरनेशनल लॉ इन जनरल के क्वेश्चन है। तो विच ऑफ द फॉलोइंग मेंशन दैट एवरीवन हैज द राइट टू नेशनैलिटी? मतलब हर एक इंसान का एक राइट है कि जहां पे भी वो रहता है उसको उस देश की नेशनैलिटी मिलेगी और कोई भी स्टेट उसकी नेशनैलिटी को डिप्राइव नहीं कर सकता। ये बात कहां लिखी हुई है? तो ये आपकी यूडीएचआर में लिखी हुई है। यूडीएचआर का क्या मतलब होता है? यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स, इसको अपन शॉर्ट में यूडीएचआर बोलते हैं, ठीक है। तो यूडीएचआर से रिलेटेड कई चीजें पूछी जाती हैं। आपको ये सारे इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन एक बार पढ़ने पड़ेंगे, लेकिन अभी आपको ये समझ में आया कि कहीं पे भी यूडीएचआर से रिलेटेड इंफॉर्मेशन है तो वो इंपॉर्टेंट है, क्योंकि उससे रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो ये एक ऑर्गेनाइजेशन है जो आपको पढ़ते समय याद रखना है, ठीक है। द राइट टू अ नेशनैलिटी इज रिकॉग्नाइज्ड इन अ सीरीज ऑफ इंटरनेशनल लीगल इंस्ट्रूमेंट्स इंक्लूडिंग आर्टिकल 15 ऑफ द यूडीएचआर। एवरीवन हैज द राइट टू अ नेशनैलिटी, नो वन शैल बी आर्बिट्ररली deprived of his nationality nor denied the right to change his nationality। ये बात इसमें दी गई। तो यूडीएचआर पढ़ना है और राइट टू नेशनैलिटी जो है ये यूडीएचआर में दिया गया। सोर्स ऑफ इंटरनेशनल लॉ, ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार पूछा जाता है।
क्या है, सोर्स ऑफ इंटरनेशनल लॉ आर मेंशन्ड इन विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल्स ऑफ द स्टैट्यूट्स ऑफ इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस। देखो जैसे अपन इंडियन कोर्ट्स की बात करते हैं तो इंडियन कोर्ट्स का एक सेट प्रेसिडेंट है, जैसे आपका कॉन्स्टिट्यूशन में स्टेट डिसाइसिस का लॉ है या बाकी चीजों का लॉ है जो ये कहता है कि सुप्रीम कोर्ट के जो प्रेसिडेंट होंगे वो हाई कोर्ट्स पे बाइंडिंग होंगे या हाई कोर्ट्स के जो प्रेसिडेंट होंगे वो लोअर कोर्ट्स पे बाइंडिंग होंगे। उसके अलावा आप क्या क्या चीजें रिफर कर सकते हो एज अ सोर्स ऑफ लॉ, मतलब अपना केस प्रूव करने के लिए आप किन किन चीजों की मदद ले सकते हो। हमारे यहाँ प्राइमरली जो बेयर एक्ट है उसको रिफर किया जाता है और साथ में केस लॉज को रिफर किया जाता है प्राइमरली, बट उसके साथ आप जो बड़े बड़े ऑथर्स हैं उनकी बुक्स को भी रिफर कर सकते हो इन ऑर्डर टू प्रूव योर पॉइंट। जब आप इंटरनेशनल लॉ की बात करते हो, इंटरनेशनल लॉ, और जब आप आईसीजे में कोई केस लड़ने जाओगे तो क्या सोर्सेस होंगे जिसपे आप रिलाई करोगे, ये बात आईसीजे में लिखी हुई है आर्टिकल 38। आर्टिकल 38, according to article 38 the ICJ is required to apply among other things international conventions that are expressly recognized by the contesting states, international customs as evidence of a general practice। आप लोगों ने लॉ तो किया है ना, लॉ के जो फर्स्ट ईयर में सोर्सेज ऑफ लॉ पढ़ा जाता है ना कि हम कौन से सोर्सेज को रिलाई करेंगे, उसमें भी आपने कस्टम, यूसेज, प्रेसिडेंट्स, ये सारी चीजें पढ़ी होंगी। तो जब आप इंटरनेशनल लॉ की बात करते हो, जब आप आईसीजे में कोई केस लड़ने जाते हो तो आप कौन सी चीजों को प्रूव करोगे या कौन सी चीजें आपको असिस्ट करेंगी इन ऑर्डर टू विन अ केस, दैट इज नोन एज व्हाट आर द थिंग्स दैट द कोर्ट कैन रिलाई, जनरल प्रिंसिपल्स ऑफ लॉ, जुडिशियल डिसीजंस, ज्यूरिस्टिक्स राइटिंग्स एज मींस ऑफ डिटरमिनेशन ऑफ रूल ऑफ लॉ। ठीक है, सेकंड वन इसको छोड़ दो। फोर सोर्सेज ऑफ लॉ दैट आर्टिकल 38 enumerates are international conventions, international customs, the general principle of law, and judicial decision and teachings of the most highly qualified publicists। इसका क्या मतलब हुआ? इसका ये मतलब हुआ कि अगर आईसीजे में मैं कोई केस लेके जा रहा हूँ, अपनी कंट्री को रिप्रेजेंट करता हुआ, ऑब्वियसली मैं इंडिविजुअल नहीं जाऊंगा, स्टेट्स के बीच में होता है, उसके बारे में हम बात करेंगे। तो कहने का मतलब यह है कि यार ये थोड़ा सा स्टक हो रहा है क्या, कि सिर्फ मेरा ही स्टक हो रहा है? स्टक हो रहा है क्या? इज द वीडियो गेटिंग स्टक और इट इज क्लियर? ठीक है, थैंक यू थैंक यू थैंक यू। हाँ, तो मैं मेरी साइड हो रहा था, ओके नो प्रॉब्लम, गुड। सो व्हाट आई वाज ट्राइंग टू टेल यू हियर इज कि अगर आईसीजे में दो कंट्रीज आपस में केस लड़ रही होती है, ठीक है, तो उसमें आप क्या चीज को साइड करोगे? देखो एक लॉजिकल बात समझो कि आईसीजे में अगर तुम्हारा केस होगा तो तुम इंडिया की सुप्रीम कोर्ट का केस उस अथॉरिटी से नहीं प्रूव कर सकते जितना इंडियन कोर्ट्स में प्रूव कर सकते हो। तो ये जो आपका आर्टिकल 38 ये बताता है कि कौन कौन सी चीजों को रिफर करेगा आईसीजे और किन चीजों की मदद से आपके डिसीजन दिए जाएंगे। तो ये क्या क्या होता है? इंटरनेशनल कन्वेंशन, मान लीजिए दो पार्टीज हैं, दो कंट्रीज हैं और दोनों कंट्रीज ने यूडीएचआर को माना हुआ है, साइन किया हुआ है, अपने लॉज उसके आधार पे बनाए हुए हैं। तो अगर दोनों कंट्रीज जो है उस कन्वेंशन की, किसी भी इंटरनेशनल कन्वेंशन की पार्टी है, तो वो एक सोर्स ऑफ लॉ हो सकता है फॉर डिसाइडिंग अ केस इन आईसीजे। इसी तरीके से जनरल प्रिंसिपल ऑफ लॉ, जुडिशियल डिसीजन, आईसीजे के जुडिशियल जो डिसीजन होते हैं वो एज अ सोर्स हो जाते हैं, यूज किए जा सकते हैं, और भी बहुत सारी चीजें। और ये जो बुक्स है, जो बड़े बड़े रिनाउंड ऑथर्स होते हैं, उनकी किताबें भी रिफर की जाती हैं इन ऑर्डर टू विन अ केस। तो ये जो सोर्सेज ऑफ इंटरनेशनल लॉ है, ये एक अलग चीज है, इसको आपको थोड़ा सा समझने की आवश्यकता है। Each member of Security Council shall have how many representatives? That is what it is asking। तो इसमें एक रिप्रेजेंटेटिव होता है, अभी आपको नहीं पता होगा लेकिन ये भी आर्टिकल 23 क्लॉज 1 में दिया हुआ है। कॉन्स्टिट्यूशन का नहीं चल रहा है, ये यूएन चार्टर और बाकी चीजों का चल रहा है। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ ये बहुत सरल क्वेश्चन है, लेकिन अगर आपने यूएन चार्टर अच्छे से नहीं पढ़ा और जो बाकी ऑर्गेनाइजेशन है उनका स्टैब्लिशमेंट सही से नहीं पढ़ा है तो प्रॉब्लम आएगा। बट अगर आप सिर्फ बेयर बेस्ड अप्रोच भी रखते हो तो ये सारे क्वेश्चंस किए जा सकते थे, एक्सेप्ट वो वाला कि क्या नाम है, राइट टू नेशनैलिटी वाला, वो थोड़ा सा आउट ऑफ कंटेक्स्ट था, बाकी सारे बेयर बेस्ड। अब देखो कि ऐसा थोड़ा सा अलग क्वेश्चन है, who has said that we are a world in pieces, we need to have a world in peace। हम एक देश, एक दुनिया है जो टुकड़ों में है, बट हम चाहते हैं एक दुनिया
जो पीस में हो, मतलब वो वर्ड्स का यूज है। तो ये बात किसने कही है? हाँ, आप लोगों ने जिसने सॉल्व किए होंगे या जिसने पढ़ा होगा इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन उसको पता होगा, लेकिन मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ कि इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन और ज्यूरिस्प्रूडेंस ये दो ऐसे टॉपिक्स हैं जिसमें अगर आपने थोड़ी सी भी मेहनत कर ली ना तो आप पूरे क्वेश्चन सही कर लोगे, पूरे क्वेश्चन सही कर लोगे। एटलीस्ट इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन में तो 100%, ज्यूरिस्प्रूडेंस में फिर भी हो सकता है कि 80% या 90% सही हो, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन सारे सही हो, और यही आपकी मदद करेगा। एंड यू नो गुटेरेस ये इस समय सेक्रेटरी जनरल ऑफ यूनाइटेड नेशंस है, अभी ये सेक्रेटरी जनरल, ठीक है। ये इन्होंने कहा था बेसिकली, इनका कहना था कि न्यूक्लियर वॉरफेयर बनने जा रहा है, क्लाइमेट चेंज हो रहा है और बहुत सारे कन्फ्लिक्ट चल रहे हैं, तो इन सबको रिजॉल्व करना चाहिए। अब यूएन तो पीस कीपिंग है, ये उनका ऑब्जेक्टिव पीस कीपिंग है। खैर इसके बारे में बताऊंगा, यूनाइटेड नेशंस के बारे में अगर, तो देखो इंटरनेशनल लॉ का एक कंसेप्ट होता है। इंटरनेशनल लॉ की जब आप बात करते हो तो आपको ये समझना है कि हर एक कंट्री जो होती है ना उसकी अपनी एक सोवरेनिटी होती है, ठीक है। आपने इंडिया के कंटेक्स्ट में पढ़ा था ना कि हम सोवरेन हैं, हमारे ऊपर किसी भी कॉलोनियल पावर का रूल नहीं। तो हर एक कंट्री की अपनी ऑटोनॉमी होती है, अपनी सोवरेनिटी होती है, लेकिन हर एक कंट्री क्या करती है, अपनी इस ऑटोनॉमी को या इस सोवरेनिटी को कुछ हद तक कॉम्प्रोमाइज करती है फॉर द वर्ल्ड पीस, कि दुनिया में शांति रहे, इसलिए हम सब मिलके कुछ रूल्स पे अग्री करेंगे या कुछ टर्म्स पे अग्री करेंगे जिससे पूरा वर्ल्ड एक बेटर प्लेस बन सके। दैट इज द मेन ऑब्जेक्ट ऑफ यूएन और बाकी सारे इंटरनेशनल कन्वेंशन का। लेकिन यहाँ पे प्रॉब्लम क्या आती है इंटरनेशनल लॉ में, ये आती है कि कंट्रीज हमेशा अपनी सोवरेनिटी को प्रायोरिटी देंगे। अगर कभी ऐसी कोई चीज आती है कि इंडिया का इंटरेस्ट उससे हैम्पर हो रहा है, तो इंडिया चूज कर सकती है कि उसको इंटरनेशनल ऑब्लिगेशंस को ऑनर नहीं करना है, और ये चीज सारी कंट्रीज के साथ है। इसी वजह से इंटरनेशनल लॉ जो है उसकी एनफोर्सेबिलिटी मुश्किल है, और इसी वजह से वो बहुत ज्यादा स्ट्रीमलाइन या इफेक्टिव नहीं है, क्योंकि कंट्रीज एक हद तक वर्ल्ड पीस के लिए कॉम्प्रोमाइज कर सकती है, लेकिन वर्ल्ड पीस के लिए कुछ भी कॉम्प्रोमाइज नहीं किया जा सकता। आप खुद सोचिए, अगर आप किसी देश के प्रधानमंत्री राष्ट्रपति हैं, या मान लीजिए मोनार्की है किसी भी कंट्री के, वहां के राजा हैं आप, तो आप क्या बोलोगे कि वर्ल्ड पीस के लिए, चलो आप बोल रहे हो कि एक कन्वेंशन है हम उसको फॉलो कर लेते, लेकिन आप बिल्कुल ही ऐसा कर दे रहे हो कि हम कुछ कर ही ना पाए, तो हम ऐसा नहीं कर पाएंगे। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको एग्जाम्पल समझाता हूँ, थोड़ा सा कंसेप्ट इंटरनेशनल लॉ का आपको समझ में आएगा, तो जब फेमिलियर होंगे आप पढ़ोगे। मान लीजिए कोई इंटरनेशनल कन्वेंशन बना जिसने क्लाइमेट चेंज से रिलेटेड चीजें बोली, उन्होंने कहा कि पोल्यूशन को कंट्रोल करना, ठीक है, ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, पोल्यूशन को कंट्रोल करना है, तो जितना भी कार्बन एमिशन है, कार्बन एमिशन की वजह से ग्लोबल वार्मिंग होता है, तो उन्होंने कहा सारी कंट्रीज को कम करना है। तो हमने अग्री किया कि भाई हम कुछ हद तक कम कर सकते हैं, लेकिन अगर हमारा देश एक डेवलपिंग कंट्री है और बाकी कंट्रीज तो डेवलप्ड कंट्री है, हमें जरूरत है प्रोडक्शन की, अगर हम प्रोडक्शन नहीं करेंगे तो हमारी इकोनॉमी पे फर्क पड़ेगा, अगर हमारी इकोनॉमी पे फर्क पड़ेगा तो हमारे लोग कैसे खाएंगे पिएंगे, और वो भूखों मरेंगे। तो हम उस कन्वेंशन को मानेंगे, लेकिन एक हद तक मानेंगे, अपने रिजर्वेशन रखेंगे और अपने तरीके से उसको करेंगे। तो इस तरीके से इंटरनेशनल लॉ वर्क करता है, और भी बहुत सारे प्रिंसिपल्स हैं इंटरनेशनल लॉ के, कभी समय मिलेगा तो समझाएंगे, ठीक है। इंटरनेशनल लॉ मेरा एक अच्छा सब्जेक्ट था, मतलब मैंने इंटरनेशनल लॉ पे काफी सारे नोट्स किए हैं, मूट कोर्ट कॉम्पिटिशंस, इस वजह से। खैर चलो, हु कैन एक्सपेल अ स्टेट फ्रॉम द मेंबरशिप ऑफ द यूनाइटेड नेशन? यूनाइटेड नेशन की मेंबरशिप से कौन सा ऑर्गन किसी भी स्टेट को एक्सपेल कर सकता है या निकाल सकता है, बताइए। हु कैन एक्सपेल? सिक्योरिटी काउंसिल, जनरल असेंबली, सेक्रेटरी जनरल, ठीक है। सिर्फ और सिर्फ जनरल असेंबली कर सकती है। तुम लोग पता नहीं कहाँ सिक्योरिटी काउंसिल लिख रहे थे, ये सब जितना बड़ा बड़ा काम है, देखो रिकमेंडेशन होता है सिक्योरिटी काउंसिल का, ठीक है, लेकिन एक्सपेल करने का जो राइट होता है वो जनरल असेंबली के पास होता है। ये बात ध्यान रखना। फिर से आर्टिकल 6 में डायरेक्ट क्वेश्चन आए, लेकिन आर्टिकल 6 में दो बातें लिखी हुई है। अ मेंबर ऑफ यूनाइटेड नेशंस व्हिच हैज persistently violated the principle contained in the present charter may be expelled from the organization by general assembly upon the recommendation of security council। तो सर रिकमेंडेशन सिक्योरिटी काउंसिल में है, लेकिन एक्सपेल कौन करता है? जनरल असेंबली कर रही है। तो अगर आपके पास क्वेश्चन आता है तो आपने देखना है कि पूछ रहे हैं रिकमेंड कौन करता है या एक्सपेल कौन करता है, तो ये क्लियर हो जाएगा, राइट। तो ये चीज आपको समझ में आ गई, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पर्पज एंड प्रिंसिपल्स ऑफ यूनाइटेड नेशन। इससे ज्यादा
सरल सवाल कुछ है नहीं। आर्टिकल 1 और 2, पर्पस एंड प्रिंसिपल्स ऑफ यूनाइटेड नेशन, यूनाइटेड नेशन क्यों बना, यूनाइटेड नेशन क्या अचीव करना चाहता है, ये बातें कहां लिखी है आर्टिकल 1 और 2 में। आपने इतने सारे क्वेश्चन देखे इंटरनेशनल लॉ के, आप देखो कि अगर आपने सिर्फ यूएन चार्टर ही कायदे से पढ़ा होता तो आपके मेजोरिटी क्वेश्चन 80% क्वेश्चन सही हो जाते। हालांकि बाकी चीजें भी अपने को करनी है, क्योंकि पॉसिबिलिटी है कि इस बार कुछ चेंज हो जाए, उसकी पॉसिबिलिटी हमेशा रहती है, लेकिन जनरली अगर आप देखोगे तो यही क्वेश्चन आते हैं। इसमें क्या क्या लिखा हुआ है, मेंटेनिंग इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी, डेवलपिंग फ्रेंडली रिलेशंस अमंग्स द नेशन, अचीविंग इंटरनेशनल कोऑपरेशन टू सॉल्व इंटरनेशनल इश्यूज ऑफ सोशल इकोनॉमिक कल्चर और ह्यूमैनिटेरियन नेचर, बीइंग अ सेंटर टू हार्मोनाइज द एक्शन ऑफ द स्टेट टू अकम्प्लिश दीज गोल्स। तो ये सारी चीजें जो है ये इनके ऑब्जेक्ट और पर्पस है। देखो कोई भी इंटरनेशनल डिस्प्यूट होता है तो उसको सॉल्व करने के लिए यूनाइटेड नेशन आना चाहिए आगे। कितना आ रहा है कितना नहीं आ रहा है उस पर अपन नहीं जानेंगे, लेकिन जो ऑब्जेक्ट था यूनाइटेड नेशन का वो यही था कि सारी कंट्रीज की मदद से अगर कोई इंटरनेशनल इशू भी है तो उसको भी हम सॉल्व कर सकें। एक रिजर्व फोर्स बनाने की भी बात थी और भी बहुत सारी बातें थी, लेकिन कितना होता है आप सब लोग खुद ही जानते हो। तो अब देखो हम लोग 19 पे आ गए। शुरुआत के 8 क्वेश्चन थे जो थे आपके एविडेंस के, एविडेंस के शायद आगे भी होंगे, लेकिन आपने देखा लगभग अपने पास 10 से 12 क्वेश्चन इंटरनेशनल लॉ के आए हैं। ठीक है, हो सकता है लास्ट में भी हो क्योंकि कोई भी सेट होता है, तो मतलब आपको 15 क्वेश्चन लगभग मिल जाते हैं इंटरनेशनल लॉ के, ये बात आपने समझनी है। अब टीपीए के क्वेश्चन शुरू हो गए। टीपीए के क्वेश्चन अपन देखेंगे थोड़ा सा कैसे आ रहे हैं। ये जनरली बेयर एक्ट बेस्ड और बेसिक क्वेश्चन आ रहे हैं, बहुत ज्यादा टेक्निकल चीजें टीपीए में नहीं पूछी गई। इसका ये मतलब नहीं है नहीं पूछी जा सकती है, मैं कहता हूँ ये एक एनालिसिस है। बट बिफोर वी बिगिन मैं आपको ये बता दूं कि हमारा जो फाउंडेशन बैच है, 1 ईयर लॉन्ग फाउंडेशन बैच दैट इज स्टार्टिंग फ्रॉम द 28th ऑफ नवंबर, ये एक डिटेल्ड कोर्स होगा जिसमें अपन सारे नोट्स के साथ सारे सब्जेक्ट्स को कवर कराएंगे। जीके जीएस की भी क्लासेस होंगी, सब कुछ होगा, लेकिन ये 1 साल की ड्यूरेशन का कोर्स है। ये यूपी सेंट्रिक नहीं है, यूपी के लिए हम लोग प्रॉब्लली बाद में बैच लेके आएंगे, बट एज ऑफ नाउ दिस इज अ रेगुलर कोर्स। जो इंसान तैयारी कर रहा है, जिसके पास 8-10 महीने हैं अभी तैयारी के, वो जरूर इस कोर्स को ले सकता है। हम 4 एजुकेटर हैं, शुभम सर, मैं, चार मैम और अपर्णा मैम, हम 4 लोग पढ़ाएंगे। ठीक है, मेजर लॉ शुभम सर और मैं डील करूंगा, माइनर लॉज अपर्णा मैम और चारू मैम डील करेंगे, और जो जीके का पोर्शन है वो चारू मैम डील करेंगे। राइट। सब्सक्रिप्शन प्लान की बात करें तो 6 महीने का 38,267, 12 महीने का 52,616, 18 महीने का 64,574, 24 महीने का 76,533। कोड आपने यूज करना है DPZ, ये कोड यूज करोगे तो आपको 10% का डिस्काउंट मिलेगा। और जो स्टूडेंट्स मेरा कोड यूज करते हैं उनको मैं अलग से गाइड और मेंटोर भी करता हूँ कि उनको तैयारी कैसे करनी चाहिए। मेरे पर 2 स्टूडेंट्स का टीजीएस का मेंस निकला है, तो अभी उनको इंटरव्यू की गाइडेंस चाहिए, वो मेरे से कर रहे हैं गाइडेंस। ठीक है, कौन सा क्वेश्चन पॉज किया था? 19 राइट, 90 बताइए। यूपी का शुरू कर रहे हैं क्रैश कोर्स, थोड़ा सा रुक जाओ, वेट करें एक बार डेट आ जाए तब फिर बढ़िया से रैक करेंगे ना। ठीक है, राइट, 19 का ये है, राइट राइट राइट, देविका जी रहेगी, सही है। ये सारे सेम नियम है। डॉक्ट्रिन ऑफ सब्रोगेशन 92, परपेचुइटी 14, फीडिंग द ग्रांट बाय स्टॉपल 43, डॉक्ट्रिन ऑफ एक्यूमुलेशन 70। बेसिक बेयर आर्ट बेस्ड क्वेश्चन, इंडेक्स बेस्ड क्वेश्चन, सेक्शन नंबर पूछे जा रहे हैं। The transfer of property act does not contemplate which kind of notice. अगर आप देखते हो तो जब आप ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट डेफिनेशन क्लॉज को पढ़ते हो तो नोटिस 2 तरह का होता है, एक होता है एक्चुअल नोटिस, एक होता है कंस्ट्रक्टेड नोटिस। कंस्ट्रक्टेड नोटिस में क्या क्या चीजें आती है और क्या क्या नहीं आती है उसकी अगर जानकारी होगी तो आप इस आंसर को दे सकते हो। इसमें नोटिस इन ट्रांजैक्शन, ये एक अलग तरीके का नोटिस होता है। जब बायर कोई एक प्रपोजल के साथ, नहीं सेलर एक प्रपोजल के साथ बायर को भेजता है, एक स्पेशल तरह का कॉन्ट्रैक्ट होता है जो टीपीए में डिस्कस नहीं। अब ये जो क्वेश्चन है ये थोड़ा सा आउट ऑफ कंटेक्स्ट है, तो इस तरह के क्वेश्चंस के लिए यही है कि कुछ क्वेश्चंस आप स्किप भी कर सकते हो, और नहीं तो कम से कम पुराने वाले याद रखो, अगर रिपीट होंगे तो काम आ जाएगा। ठीक है, बाकी ये तीनों तो नोटिस नहीं है, ऐसे भी निकाल सकते हो, वैसे तो ऐसे भी निकाल सकते हो। देखो एक्चुअल नोटिस तो दिया हुआ है, इम्प्लाइड और इंक्लूडेड नोटिस भी दिया हुआ है, तो नोटिस इन ट्रांजैक्शन ही होगा जो नहीं दिया हुआ है। अपॉन ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी, अंडर ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट
व्हेन कैन एन अनबॉर्न पर्सन एक्वायर वेस्टेड इंटरेस्ट ऑन द ट्रांसफर फॉर हिज बेनिफिट। देखो मुझे ऐसा लगता है कि यूपी के एग्जाम में अभी तक सब जगह का बराबर से क्या नाम है वो है। जैसे अभी टीपीए का पेपर देखोगे तो आप देखना अभी जैसे टीपीए के डेफिनेशन क्लॉज से भी क्वेश्चन आया, शुरुआत वाले जो जनरल प्रिंसिपल्स हैं उससे भी क्वेश्चन आया, अनबॉर्न के लिए रूल अगेंस्ट परपेचुइटी के बारे में भी आया, शुरुआत क्या है। अभी आप आगे जाओगे तो मॉर्गेज पे भी क्वेश्चन है, लीज पे भी क्वेश्चन है, एक्सचेंज पे भी क्वेश्चन है। तो कहने का मतलब ऐसा नहीं कह सकते हो आप कि किसी एक पार्ट से आ रहा है पूरा ही कवर कर रहे हैं, एक अच्छी बात है। तो आपको सब पढ़ना है। When कहना अनबॉर्न कब एक्वायर करता है बेटा, अपॉन द बर्थ। देखो हमेशा ध्यान रखना अगर वेस्टेड इंटरेस्ट अनबॉर्न को दिया जा रहा है तो उसका जो इंटरेस्ट है वो अनबॉर्न में वेस्ट कर जाएगा एज सून एज ही इज बॉर्न। द इंजॉयमेंट ऑफ दैट इंटरेस्ट में बी डिलेड टू द मैक्सिमम पीरियड ऑफ 18 ईयर्स। उसका इंजॉयमेंट डिले किया जा सकता है कि वो 10 साल बाद 18 साल बाद इंजॉय करेगा उस प्रॉपर्टी को। जो वेस्टेड इंटरेस्ट होता है वो अक्रू हो जाता है ऑन द डेट ही इज बॉर्न। इसीलिए कहा गया है कि अगर किसी अनबॉर्न को वेस्टेड इंटरेस्ट दिया गया है और मान लीजिए उसका जन्म हो जाता है और उसको इंजॉयमेंट 18 साल पे मिल रहा है लेकिन उसके पहले ही वो मर जाता है तो प्रॉपर्टी जो होती है उसकी लीगल हायर्स को चली जाती है। ठीक है। Section number 20. When on a transfer of property, an interest therein is created for the benefit of a person not having he acquires upon his birth, unless a contrary intention appears in the terms of the transfer, a vested interest, although he may not be entitled to enjoy thereof immediately on his birth. Enjoyment जो है वो डिले किया जा सकता है बट इंटरेस्ट जो होता है दूसरा। Which one of the following is not an immovable amount? प्रॉब्लम होता है क्या होता है यूपी के पेपर में, एक और चीज मैं आपको समझाता हूँ। होता क्या है कि सब जगह से क्वेश्चन आ रहा है, जैसे कि आप देख रहे हो हर पार्ट से क्वेश्चन आ रहा है। तो कुछ पार्ट्स आपके स्ट्रांग होंगे, कुछ पार्ट्स आपके वीक होंगे। जो स्ट्रांग पार्ट्स होंगे उससे आप क्वेश्चन सही कर लोगे और आपको अचानक से लगने लगेगा कि आपके बहुत सारे क्वेश्चन सही हो रहे हैं, लेकिन जब आप मुड़ के देखोगे तो वो 50% ही होगा। तो मेरा कहने का ये मतलब है कि आप प्लीज सब कुछ पढ़ के जाइए और ऐसा बिल्कुल भी एग्जाम में नहीं सोचना है कि अगर शुरुआत के 10 क्वेश्चन आ रहे हैं तो सब कुछ आता ही जा रहा है। पेशेंस से सारी चीजें करनी है तभी एग्जाम निकलेगा। आधा करके, क्योंकि ये जो पेपर्स होते हैं ना, चाहे एमपी का हो, चाहे यूपी का हो, चाहे बिहार का हो, इसमें एक पॉइंट के बाद ना आपको लगने लगता है कि बहुत सारे तो मैंने सही कर ही दिए, लेकिन वो बहुत सारे बहुत कम होते हैं। ठीक है, यहाँ पे एक भी क्वेश्चन आप गलत नहीं अफोर्ड कर सकते, किस तरह की तैयारी करें। चलिए, राइट टू कलेक्ट टेबल, राइट टू कैच फिश, राइट टू इजमेंट, राइट टू वर्शिप। राइट टू वर्शिप, ठीक है, आई एम अ बिग फैन ऑफ यू, थैंक यू। फैन की जरूरत नहीं है, बी आर गुड स्टूडेंट, पढ़ो अच्छे से, जज बन जाओ, बस यही मुझे चाहिए। फैन का कंसेप्ट मुझे थोड़ा ज्यादा लगता है, उसमें वो ऐसा लगता है रीजन और लॉजिक, जब मतलब फैन, अब छोड़ो खैर। रिकॉग्नाइज्ड एज मूवेबल प्रॉपर्टी, तो क्या क्या चीजें मूवेबल प्रॉपर्टी है? राइट टू वर्शिप, रॉयल्टी, अ डिग्री ऑफ। मैंने आपको कई बार बोला है कि बेटा जब भी मूवेबल इमूवेबल प्रॉपर्टी के बारे में बोलते हो तो एक लिस्ट बना लो कि कौन सी चीजें मूवेबल प्रॉपर्टी है, कौन सी इमूवेबल प्रॉपर्टी है। अक्सर ये सवाल मिलता है कि कौन सी मूवेबल है, कौन सी इमूवेबल है, तो प्लीज इसको सही करना बहुत आवश्यक। In which of the case, in which of the following case it was held that partition is not a transfer of property? पार्टीशन में एग्जिस्टिंग इंटरेस्ट का सेटलमेंट होता है, वो पार्टीशन ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी नहीं है। ये बात किस केस में कही गई बताइए? केस लॉस पूछे जा रहे हैं, लैंडमार्क केस लॉ पूछे जा रहे हैं, उल्टे सीधे केस लॉस कम पूछे जा रहे हैं जो बिल्कुल ही इररिलेवेंट हो। मतलब केस लॉ से आप भाग नहीं सकते। जिसने सही से तैयारी की वो सारे 90% केस लॉस के क्वेश्चन यूपी के पेपर में सही कर सकता है। ये बात यहां से समझ में आ रही है। द करेक्ट आंसर इज वीएन सरेन वर्सेस अजीत कुमार। इसमें कहा गया था कि पार्टीशन जो है ट्रांसफर नहीं है। इट वाज हेल्ड दैट व्हेन टू ब्लड रिलेटिव्स लाइक brother and brother dividing the property between themselves is called partition, and it can't be the transfer of property because that property was already in their own possession and no new property is created. Nothing new is formed by co-sharers on the partition. It is not a transfer. Settlement है basically, किसी को नहीं जा रही है, वो दोनों की ही थी पहले दिन से, वो दोनों की ही थी पहले दिन से,
बस बात ये है कि पहले दिन से का मतलब जब भी उनके फादर की डेथ हुई या जब भी वो प्रॉपर्टी उन पे डिसॉल्व की उसी दिन वो ट्रांसफर हो चुकी थी। अब यहाँ पे क्या है, ये सिर्फ एक सेटलमेंट है। डॉक्ट्रिन ऑफ कंसोलिडेशन, देखो कंसोलिडेशन मतलब सब जगह से क्वेश्चन आ रहे हैं, ये आप ब्यूटी देख रहे हो, सारे पार्ट से क्वेश्चन आ रहे हैं, कुछ भी पार्ट छोड़ नहीं सकते। अरे मॉडलिंग नहीं पढ़ते हैं, काम चल जाएगा, 2 क्वेश्चन आ जाएगा, पूरा मैटर खराब हो जाएगा। 62, ठीक है, ठीक है। नहीं यार 61 क्या पूछ रहा है, कंसोलिडेशन 61। मैच द लिस्ट, देखो ये बहुत छोटा सा क्वेश्चन आया है, बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है, इसको बताओ फटाफट से। प्रीमियम दिया जाएगा लीज में, यू आल्सो डोंट गिफ्ट में हो जाएगा, रिटेंशन मॉडलिंग में हो जाएगा, परचेज सेल हो जाएगा। ठीक है, ये बहुत सिंपल क्वेश्चन है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एसेंशियल एलिमेंट ऑफ लीज? लीज के लिए क्या इंपॉर्टेंट नहीं है? पार्टी, प्रॉपर्टी, पार्सल ट्रांसफर, कंप्लीट ट्रांसफर। बताइए विच इज नॉट एसेंशियल फॉर लीज, विच इज नॉट एन एसेंशियल एलिमेंट ऑफ लीज। अब देखो ये बात पढ़ी है आपने, लेकिन कभी भी अपन लीज के एसेंशियल इस तरीके से नहीं पढ़ते, थोड़ा सा यहाँ पे पार्शियल ट्रांसफर होता है, कंप्लीट ट्रांसफर नहीं होता। सो द करेक्ट आंसर इज डी। यस, अ लॉट ऑफ यू आर गिविंग इट राइट। कृति जी, देविका जी, विवासवान जी, शिवानी जी, माही जी, कृति जी, प्रतिष्ठा जी, शिवानी जी, सब लोग अच्छा आंसर दे रहे हैं। मैं देख रहा हूँ आपको क्या आंसर, गुड। ठीक है, लीज के लिए ये बात समझ में आती है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एक्शनेबल क्लेम? बताइए विच ऑफ द फॉलोइंग इज एक्शनेबल क्लेम? एक्शनेबल क्लेम मैंने समझाया आप लोगों को, बताइए जल्दी। पीडीएफ सेंड कर देंगे, पीडीएफ तो बेटा पास्ट ईयर पेपर है, पीडीएफ सेंड कर देंगे। ये तो 2018-19 वाला पेपर है, जिसका प्रीलिम्स 18 में हुआ था, रिजल्ट मेंस में आया था 19 में आया था, वो वाला पेपर है। बेटा मैंने तुमको समझाया था यार, मुस्लिम वुमेन एक्शनेबल क्लेम, मुस्लिम मुस्लिम वुमेन्स क्लेम फॉर अनपेड डावर। ठीक है, क्लेम टू एन अनसिक्योर्ड डेट। यार मैंने एक क्लास में इसको बहुत डिटेल में समझाया था। डेट होती है, सिक्योर्ड होती है, अक्रूइंग होती है, अनसिक्योर्ड होती है, कैसे। चलो इसकी एक लिस्ट बना लेना, एक्शनेबल क्लेम की एक लिस्ट बना लेना, कौन कौन सी चीजें एक्शनेबल क्लेम होती है, कौन सी नहीं होती है। ठीक है, what shall be deemed to be a lease in a case of agriculture lease in the absence of a written contract with local usage? हालांकि वो वाला क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए था, वो क्वेश्चन कई बार पूछा गया है मुस्लिम वुमेन के अनपेड डावर वाला, गलत नहीं होना चाहिए आप लोगों से। ये वाला बताइए। एग्रीकल्चर बेसिक क्वेश्चन, ठीक है, ईयर टू ईयर, हाँ ये सबको पता है, ईयर टू ईयर 106 में दिया हुआ है, क्लॉज 1 में इन एब्सेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट और लोकल लॉ और यूसेज टू द कॉन्ट्री अ लीज ऑफ रिमूवल प्रॉपर्टी। देखो मैं आपको ये बता रहा हूँ कि अगर आपने टीपी एक बार सही से रिवाइज कर लिया, आप टीपी के पूरे क्वेश्चन सही कर सकते हो। कोई भी क्वेश्चन, एक दो क्वेश्चन, सारे लॉज में मुश्किल से एक दो क्वेश्चन ऐसे होंगे जो आउट ऑफ द कंटेक्स्ट होंगे, या जो ऐसे केस लॉ होगा जो कभी सुना नहीं होगा, या ऐसा कंसेप्ट होगा जो कभी सुना नहीं होगा। बाकी हर एक सब्जेक्ट के 80 to 90% क्वेश्चन जो होंगे वो सरल होंगे, अगर कायदे से तैयारी की गई है। अगर सारी चीजें कवर की गई हैं तो 100% आप इसको बहुत आराम से कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, डॉक्ट्रिन ऑफ सब्स्टिट्यूटेड सिक्योरिटी बताइए। स्टक हो रहा है यार, और किसी का भी स्टक हो रहा है? मेरी साइड से तो सही दिख रहा है अभी। राइट देविका जी, राइट। बेटा ये सब चीजें बहुत सिंपल है, अगर आपने पढ़ी है। बी है इसका, 73, 73।
ठीक है। 33 विच प्रॉपर्टी कैन नॉट बी ट्रांसफर्ड, अ पब्लिक ऑफिस, अ मेयर, चांस पोस्टेज, अ मेयर राइट टू इंटरव्यू, ऑल द अबव। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन, ऑल द अबव, डी हायर ऑपरेट सारी चीजें। नेक्स्ट क्वेश्चन, डॉक्ट्रिन ऑफ इलेक्शन कम्स अंडर द चैप्टर ऑफ ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी। कौन से चैप्टर में आता है आपका इलेक्शन? देखो बताओ इसको, 32 बताओ। थर्टी फाइव, अरे ये पूछ रहे हैं चैप्टर बेटा, चैप्टर चैप्टर टू। ठीक है, देखो आप ही लोग कर पा रहे हो, अगर आप कायदे से देखो तो मेजोरिटी क्वेश्चंस आप ही कर पा रहे हो। और ये बात समझो कि जब आप कर ले रहे हो सब कर ले रहे होंगे, मतलब जो सिंपल है वो तो कर ही ले रहे होंगे सारे। तो अपने को क्या करना है, इस पे थोड़ा ध्यान दीजिए। जीके अपने को स्ट्रॉन्ग करनी है। लॉ सबके सब लोग कर लेंगे, लॉ में जो मार्क्स आएंगे, देखो लॉ तो करना ही है, लॉ छोड़ नहीं सकते, लॉ को तो अच्छा करना ही है, वो तो मैंडेटरी है। लेकिन उसके साथ जीके जीएस को भी अच्छा करना है, क्योंकि लॉ तो सब मेहनत करके अच्छा कर ही लेंगे सूनर और लेटर, लेकिन जीके सब लोग नहीं अच्छा कर पाएंगे। ठीक है, और मेरी एक बात ध्यान रखना, ये वाला जो आर्ग्यूमेंट होता है ना बाद में कि सर लॉ तो मेरा बहुत अच्छा हुआ, जीके खराब हो गया, इससे कोई मतलब नहीं। और मुझे तो ये कभी भी कोई भी स्टूडेंट से निवेदन है, ऐसा बहाना मत देना कि सर जीके छूट गया, लॉ बहुत अच्छा हुआ। अरे बहुत अच्छा करके क्या करोगे, उसका अलग से सर्टिफिकेट नहीं मिलता है कि अब भैया इनके लॉ में पूरे 150 में 140 सही हुए, इसका सर्टिफिकेट अलग से नहीं मिलता है। आप क्वालिफाई करते हो दोनों चीजों की वजह से। तो सिर्फ लॉ को अगर पढ़ते रहोगे और जीके को साइड करते रहोगे तो दिक्कत होगी, दोनों ही चीजें पढ़नी है। इसीलिए कह रहा हूँ जीके पढ़ना शुरू कर दो, अभी भी समय है। वैकेंसी आने के बाद ऐसा पैनिक हो जाओगे कि समझ में नहीं आएगा क्या क्या पढ़े। ठीक है, थैंक यू श्वेता जी। सर जीके स्ट्रैटेजी वीडियो वाज अमेजिंग, इट वाज एग्जैक्टली व्हाट वाज नीडेड। हाँ जीके उसी तरह से करो जिस तरह से मैंने बताया। सर मैं ये रहा हूँ, यूपीओ एक्सटेंड हो गया है, मैं क्या, नहीं अभी, अभी मायरा जी आप एपीओ पे ही ध्यान दीजिए, थोड़ा सा रुक जाइए। सर प्री में भी कुछ सब्जेक्ट्स इंक्लूड हुए क्या? नहीं बिल्कुल नहीं, अभी जो 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 अमेंडमेंट आए हैं उसके हिसाब से मेंस में ही हुए। हालांकि लैंग्वेज दोनों की सेम थी तो कंफ्यूजन अराइज होता है, लेकिन अभी फिलहाल के लिए वो मेंस में ही है। एक बार नोटिफिकेशन आती है तो क्लैरिटी आ जाएगी। एज ऑफ नाउ देखो, अब ये क्या पूछ रहा है, द क्रिमिनल अमेंडमेंट एक्ट 2018 कम्स इनटू फोर्स फ्रॉम। तो ये 2018 का पेपर है, तो उस समय जो क्रिमिनल लॉ अमेंडमेंट आया था उसकी डेट पूछी गई है। तो ये अभी आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं, अभी आपको याद भी नहीं होगी, 21 अप्रैल 2018 अब नहीं पूछी जाएगी। लेकिन 2022 में जो अमेंडमेंट्स आए हैं उससे रिलेटेड कोई भी डेट या अमेंडमेंट से रिलेटेड क्वेश्चन आ सकता है। तो आप लोगों को ये मेरी हिदायत है कि आप जितने भी मेजर अमेंडमेंट्स हैं, एटलीस्ट क्रिमिनल लॉ अमेंडमेंट जो है वो तो कम से कम, और भी छोटे मोटे थोड़े बहुत जो अमेंडमेंट्स हैं उनकी डेट्स कब आए हैं, क्या चेंजेस हुए, इसका एक प्रॉपर नोट्स बना लें, ताकि उससे देखो यार, अब वो समय निकल गया कि लमसम पढ़ लो, मेजोरिटी चीजें पढ़ ली तो एग्जाम निकल जाएगा। अब एक एक नंबर की लड़ाई है, और एक एक नंबर के लिए बहुत मेहनत करनी है। अगर आप ये अमेंडमेंट्स का पूरा अपना नोट्स बनाते हैं, 4 5 6 अमेंडमेंट्स जो पिछले 1 2 साल में हुए हैं उनकी सारी डिटेल्स आप बनाते हैं, तो शायद आपको एक दिन लग जाए या 5 6 घंटे लग जाए इस काम में। और हो सकता है कि इससे सवाल नहीं आए, लेकिन अगर आ गया और आपने सही किया तो वही डिफरेंस करेगा। ठीक है, जैसे इंडियन एविडेंस एक्ट में तुम्हारे जो इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस के जो चेंजेस है, अमेंडमेंट्स है, उससे अक्सर क्वेश्चन आता है और हर बार स्टूडेंट्स उसको लमसम करके चले जाते हैं। डिजिटल सिग्नेचर एक बार बैठ के आप 3 4 घंटे अगर उसको दे दोगे तो वो कभी आपका गलत नहीं होगा। हो सकता है वो आए, हो सकता है ना आए, लेकिन इस तरह की जो छोटी छोटी चीजें आप कंपाइल करते चले जाओगे ना, तो आपके एग्जाम निकालने की प्रोबेबिलिटी बढ़ जाएगी। क्योंकि अगर आप सोचोगे कि सर मैंने लमसम सारी चीजें पढ़ ली है और मुझे मेनली सब कुछ पता है, तो उससे मुश्किल है। ठीक है, मेरे हिसाब से हो जाए किसी का अच्छी बात है। इन केस ऑफ क्रिमिनल मिसअप्रोप्रिएशन सब्सिक्वेंट इंटेंशन मस्ट बी। अब देखो ये बेयर एक्ट का एक बहुत ही क्लासिक सवाल है। अगर आप क्रिमिनल मिसअप्रोप्रिएशन पढ़ते हो तो उसमें जो वर्ड यूज है वो क्या है, ये पूछना चाह रहे हैं, फ्रॉडुलेंट, डिसऑनेस्ट, इनोसेंट या इलीगल।
राइट राइट, वेरी गुड। अरे वाह, प्रतिष्ठा जी लिख रही है क्यू। बेटा क्यू ऑप्शन कहाँ है? हाँ हाँ, अरे मजाक कर रहा हूँ, ठीक है बी। हाँ ठीक है, ओके 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 ग्रेट। ठीक है, तो इंटेंशन शुड बी डिसऑनेस्ट। द डॉक्ट्रिन ऑफ जॉइंट लायबिलिटी as envisaged by section 34 of Indian Penal Code is based on the decision of। अब देखो वापस से क्या हुआ, सेक्शन 34 का सबसे इंपॉर्टेंट जो केस लॉ है वो पूछा गया। हाँ, प्रीवियस इनोसेंट डेफिनेटली, वेरी गुड कीर्ति। हाँ आई अंडरस्टैंड प्रतिष्ठा जी, मजाक कर रहा हूँ। अब देखो 34 का भी इन्होंने लैंडमार्क जजमेंट पूछा है, इधर उधर की चीज नहीं पूछी है। दिस इज बरेंद्र कुमार घोष वर्सेस एम्पर, पोस्टमैन वाला केस, जिसमें अगर कोई बाहर भी खड़ा है तो उसको भी मर्डर के लिए लायबल करा जाएगा अगर वो सिग्नल देने के लिए खड़ा है, और जॉइंट लायबिलिटी का जो प्रिंसिपल है वो इसी से बनाया जाता है। राइट, हाँ पोस्ट मास्टर की स्पेशल बैच फॉर बंगाल जुडिशरी वेस्ट बंगाल नहीं आ रहा है। देखो हमारा ये जो बैच है ये सभी के लिए इंपॉर्टेंट है। अगर आप किसी भी स्टेट की तैयारी कर रहे हो, सारे लॉ सेम है और उसमें डिटेल्ड एग्जॉस्टिव नोट्स भी हैं, तो वो अगर किसी भी स्टेट के आप लंबे मतलब आपके पास है 8-10 महीने, तभी आप उस बैच को लो, अगर नहीं है इतना टाइम तो फिर मतलब नहीं। सो आज के लिए इतने ही क्वेश्चन हैं। आज ड्राई रन टाइप का था, देखना चाह रहा था कितने क्वेश्चन कर पाएंगे अपन 1 घंटे में या 1.5 घंटे में। कल मैंने 2 बजे क्लास रखी है, क्योंकि एक्चुअली कल और परसों थोड़ा सा मेरी फर्स्ट कजिन की शादी है। A very good afternoon to all of you. This is Devashish Pandey once again. Welcome you all to Prime Time with Devashish on our channel, जिसका नाम है Judiciary World, a one-stop solution to cater all the needs of the judicial aspirants. कैसे आप लोग? Let's have a quick tech check before we begin. Audio video clear है, so that we can begin the session. ऑडियो वीडियो का चेक कर लेना, एक बार मुझे बता देना मैं सुनाई दे रहा हूँ, प्रॉपरली दिखाई दे रहा हूँ, so that we can start right away with the session. I hope all of you are doing good. फटाफट से देख लीजिए। Can I hear a yes or no? कुछ नए क्वेश्चंस के साथ आए हैं यूपी के। ओके ओके, प्रणाम प्रणाम प्रणाम, एवरीथिंग गुड, वी आर गुड टू स्टार्ट, राइट। चलिए चलिए शुरू करते हैं। तो कल अपन ने एक सेशन किया था जिसमें अपन ने कुछ यूपी के पास्ट ईयर पेपर 2018-19 के पेपर के कुछ क्वेश्चंस डिस्कस किए थे। प्राइमरली हमने इंडियन एविडेंस एक्ट, इंटरनेशनल लॉ और ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट के क्वेश्चन डिस्कस किए थे। आज की सीरीज में हम सीपीसी और कॉन्ट्रैक्ट के कुछ क्वेश्चंस डिस्कस करने वाले हैं। कल की जो अपन अपनी क्लास थी उससे अपना ये टेक अवे था कि सर केस लॉज पूछे जा रहे हैं, लेकिन केस लॉज बहुत रैंडम नहीं पूछे जा रहे हैं। एक ये इंपॉर्टेंट चीज थी, जो मेजर कंसेप्ट है उसके जो मेन केस लॉज है उस पर ज्यादा ध्यान दिया गया है। इंडेक्स बेस्ड क्वेश्चंस भी आ रहे हैं, एनालिटिकल क्वेश्चंस भी आ रहे हैं, अमेंडमेंट से भी क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। और जब हमने इंटरनेशनल लॉ की बात की थी तो उसमें यूएन चार्टर से काफी क्वेश्चंस आए थे जो डायरेक्टली आर्टिकल बेस्ड थे, तो आर्टिकल्स को आपको अच्छे से पढ़ना है। ये सारे कुछ टेक अवे थे अदर देन द कांसेप्ट्स दैट वी डिस्कस्ड। So in the same line, let's begin with the next segment of the questions that we are getting. ठीक है, but before we begin मैं आपको बता दूं कि हमारा नया बैच 20th नवंबर से स्टार्ट हुआ है। This is our foundation batch, 1 year long course, detailed course for all the subjects of law, major and minor and GK। और इसमें सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि हम समझाते हैं और आपको डिटेल्ड नोट्स भी देते हैं। तो हम 4 एजुकेटर, शुभम सर, मैं, अपर्णा मैम और चारू मैम, हम चारों लोग मिलकर ये बैच स्टार्ट करने वाले हैं। ये एक डिटेल्ड फाउंडेशन कोर्स है, तो अगर आप इसका सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हैं तो यू कैन ऑलवेज टेक इट। यू कैन यूज द कोड DPJ10 टू अवेल द बेस्ट डिस्काउंट। DPJ10 इसको यूज करना है आपको, तो आपको बेस्ट डिस्काउंट मिलेगा। ठीक है, अभी शायद 10% चल रहा है, तो जो भी डिस्काउंट मैक्सिमम चल रहा होगा वो आपको मिलेगा बाय यूजिंग दिस कोड। 6 मंथ्स का सब्सक्रिप्शन 38,267, 12 मंथ्स का 52,616, 18 मंथ्स का 64,570। ठीक है जी, चलिए। आइकॉनिक इसका एक अपग्रेडेड वर्जन है, उसके बारे में मैं बताऊंगा। एक चीज और ध्यान रखिए कि जुडिशरी की फ्री, कुछ फ्री है, कुछ प्लस है और आइकॉनिक है। आपको मैंने समझाया था कि टेस्ट सीरीज बेस्ड सब्सक्रिप्शन भी है जो अनअकैडमी पे अवेलेबल है, तो आप उसको भी देख सकते हैं। देयर आर सर्टेन फ्री टेस्ट जो आपको मिलते हैं सिर्फ ऐप पे जाकर, कुछ प्लस के लिए होते हैं और
ये आइकॉनिक के लिए होते हैं, सारे ऊपर के टेस्ट और एडिशनल टेस्ट ये आइकॉनिक के लिए अवेलेबल है। तो आप इसको भी एक बार देख लीजिएगा। आप सिर्फ टेस्ट सीरीज का भी सब्सक्रिप्शन ले सकते हो बाय यूजिंग द कोड DEJ10। चलिए जी, पहला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग सेक्शन ऑफ सीपीसी डिफाइंस जजमेंट? जजमेंट कहां पे डिफाइन, बताइए। बहुत ही बेसिक क्वेश्चन, डेफिनेशन क्लॉज से एक क्वेश्चन आने की संभावना सीपीसी में हमेशा रहती है। और आपने देखा है मेन प्रॉफिट पूछा जाए, ऑर्डर पूछा जाए, डिक्री पूछा जाए, जजमेंट पूछा जाए, लीगल रिप्रेजेंटेटिव पूछा जाए, बहुत सारे ऐसे प्रावधान है जो लगातार पूछे जा रहे हैं। तो इसको आप बताइए। तो बहुत ही सिंपल सा है कि किसमें जजमेंट डिफाइंड है। आपको पता है जजमेंट रीजंस होते हैं फॉर रीचिंग द डिग्री, डिग्री तक पहुंचने के जो रीजंस होते हैं उसको अपन जजमेंट बोलते हैं। जो इश्यूज फ्रेम हुए हैं उसके जो रीजंस हैं जिस वजह से कोर्ट एक कंक्लूजन तक पहुंचा, उन सब चीजों का जो कंपाइलेशन होता है वो जजमेंट कहलाता है। राइट, द करेक्ट आंसर इज 2-9। बहुत ही सिंपल था, 2 clause 9। जजमेंट मींस अ स्टेटमेंट गिवन बाय जज ऑन द ग्राउंड ऑफ अ डिग्री और ऑर्डर। The essential element of judgment is there should be a statement for the grounds of decision. किस तरीके से कोर्ट अपने जजमेंट तक पहुंची, what were the reasons, what were the evidences that were appreciated and what was the logic behind it. That detailed analysis is known as the judgment. जजमेंट का जो ऑपरेटिव पार्ट होता है उसको अपन डिक्री बोलते हैं। ठीक है, डिक्री और जजमेंट एक ही लाइन में होने चाहिए, दोनों कंकर करने चाहिए। ये सारी बातें आपको बचपन से पता है। बट ये एक इंपॉर्टेंट केस है कि बलराज तनेजा वर्सेस सुनील मदन। अब देखो, क्योंकि अपन ने देखा कि इस तरह के केसेस रेगुलरली पूछे जा रहे हैं, तो मैंने पीपीटी में उस तरह के केसेस भी इनकॉर्पोरेट करने की कोशिश की जो बाद में पूछे जा सकते हैं आपसे। तो इस केस में क्या कहा गया है, बलराज तनेजा वर्सेस सुनील मदन में, a judge cannot merely say suit dismissed or suit decreed. The whole process of reasoning has to be set out for deciding the case one way or the other. So it is important that the judgment should be reasoned. आप सिर्फ ये नहीं लिख सकते कि decreed हो गया या dismissed हो गया. You have to give proper reasons for that. So this case is important. वैसे तो आप समझ ही रहे हो कि सारी चीज इंपॉर्टेंट है, लेकिन ये केस आपके अगली बार एमसीक्यू में इस तरीके से पूछा जा सकता है, तो आपको इसका विशेष ध्यान रखना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। Assertion region. A civil court has jurisdiction to try all suits of civil nature. The cognizance of civil suit should only be expressly barred. बहुत ही बेसिक क्वेश्चन। देखो, आपको समझना है, जब हम सिविल कोर्ट्स की ज्यूरिसडिक्शन की बात करते हैं तो आप मेरी बात अगर ध्यान से समझो, सेक्शन 9 को अगर आपने पढ़ा है तो मैं एक बार रिपीट करता हूँ, सुनना मेरी बात को। आंसर आप लोग बता दोगे, आई नो। चलो खैर एक बार बता दो फिर भी। देखो, जब आप सेक्शन 9 सीपीसी को पढ़ते हो तो वो ये कहता है कि सिविल कोर्ट के पास हर सिविल नेचर के सूट को सुनने की कॉम्पिटेंसी है, एक्सेप्ट एक्सेप्ट वेयर देयर कॉग्निजेंस इज एक्सप्रेसली और इम्प्लाइडली बार्ड। कहने का मतलब एक निगेटिव तरह की डेफिनेशन है। मतलब वो ये कहना चाह रहे हैं कि सिविल कोर्ट के पास हर सूट ट्राई करने की पावर है, एक्सेप्ट एक्सेप्ट वेयर द कॉग्निजेंस हैज बीन एक्सप्रेसली और इम्प्लाइडली बार्ड। ये लॉजिक है, मतलब उनको अनलिमिटेड ज्यूरिसडिक्शन दी गई है, कुछ रिस्ट्रिक्शन लगाई गई है। इस तरीके से जो सेक्शन 9 है आपका सीपीसी का वो लिखा गया है। तो इस बात को आपको समझना है। एक्सप्रेस बार का मतलब होता है कि अगर किसी प्रोविजन में स्पेसिफिकली लिखा हुआ है, जैसे आप रेंट कंट्रोल एक्ट वगैरह को पढ़ते हो तो उसमें किसी किसी जगह लिखा होता है कि सिविल कोर्ट्स की पावर जो है वो बार्ड है, या किसी भी स्पेशल और लोकल लॉ में आप देखते हो कि वो जो ट्रिब्यूनल अपॉइंट हुआ है और बाकी चीजें हैं उसके आधार पे आप देखते हो कि कोर्ट की एक्सप्रेसली बार्ड है। इम्प्लाइड बार्ड क्या होता है? इम्प्लाइड बार्ड का मतलब होता है जैसे आपका रेस जुडिकाटा, आपका ऑर्डर टू रूल टू, जहां पे स्पेसिफिकली नहीं लिखा हुआ है या किसी और कोर्ट को ज्यूरिसडिक्शन नहीं दी हुई है, लेकिन जो कोर्ट को इनहेरेंट लैक ऑफ ज्यूरिसडिक्शन माना जाता है। सो दैट इज इम्प्लाइड बार्ड। ठीक है, धुला भाई वाला केस इंपॉर्टेंट है जो बताता है कि कैसे डिसाइड करोगे। Section 9 clarifies that all suits subject to the provisions of this act have the jurisdiction to try all suits of civil nature, except the suit of which the cognizance is either expressly or impliedly barred. Therefore, essentially, any suit of civil nature can be tried by a court unless it is expressly or impliedly barred. ये लैंग्वेज है वो बहुत अच्छी लिखी हुई है। आप इस तरह की लैंग्वेज को अगर प्रैक्टिस करते रहोगे तो कई बार मेंस के आंसर राइटिंग में भी आपको मदद मिलेगी। तो इट इज नॉट ओनली इंपॉर्टेंट कि आप जो एमसीक्यू सॉल्व करते हैं उसका सिर्फ आंसर ही रहे, बट इस तरह की अगर अंडरस्टैंडिंग आपके पास रहेगी और इस तरह की लैंग्वेज यूज करके आप लिखोगे तो आपके आंसर्स भी बेहतर होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज साइलेंट? बताइए।
द एक्सप्रेशन डिग्री इंक्लूड्स फाइनल ऑर्डर, ठीक है ये सही है। गार्निशिंग द पर्सन हु इज एबल टू पे, नहीं, द डेट टू अ डिग्री ऑर्डर, नहीं गलत है, ओनली वन इज द करेक्ट आंसर। गार्निशिंग आपको पता है क्या होता है, जजमेंट डेटर्स डेटर होता है, who is the debtor of the judgment debtor against whom a decree has been passed. He is a person on record of the court of law who is responsible or liable to pay the debt to the judgment debtor and liable to deliver the possession of any movable property. डिग्री के एसेंशियल्स आपको पता है, तो आपको यहाँ पे ये देखना है कि आपके डेफिनेशन क्लॉज से यहाँ पे 2 क्वेश्चंस तक आ गए। तो डेफिनेशन क्लॉज सीपीसी का हमेशा इंपॉर्टेंट है। जब आप यूपी की या किसी की स्टेट की तैयारी कर रहे हो, डेफिनेशन से रिलेटिवली बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। अब देखो ये वापस से केस लॉ का क्वेश्चन आया है, लेकिन ये बहुत ही इंपॉर्टेंट और रेलेवेंट केस लॉ। अगर आपने मेरी सीपीसी की प्लस की क्लासेस की होंगी तो मैंने ये सारे केसेस, ये भी केस लिखवाया है, पिछला वाला केस जो डिस्कस किया था वो भी आपके नोट्स में लिखा हुआ है। तो आपको ये समझना है सिर्फ बेयर एक्ट से यूपी का काम नहीं होगा, थोड़े से केस लॉज आपको जरूरी है। ये क्या कह रहा है, इट इज अ फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ प्लीडिंग दैट प्लीडिंग शुड कंटेन अ स्टेटमेंट ऑफ मटेरियल फैक्ट्स एंड मटेरियल फैक्ट्स फॉर प्लीडिंग, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग केस हैज बीन has defined material facts. Material facts या प्लीडिंग्स में material facts की आपको स्क्रीन नॉट क्लियर लोकेश जी, तो आप अपने साइड से वो बढ़ा लीजिए, रेजोल्यूशन बढ़ा लीजिए, 720p कर लीजिए तो आपको दिखेगा। वो उधर से आप एचडी कर लीजिए उसको तो दिखेगा, ठीक है। द करेक्ट आंसर इज, बताइए फटाफट बताइए, उदय सिंह वर्सेस माधव सिंधिया, राइट, उदय सिंह वर्सेस माधव सिंधिया, उदय सिंह वर्सेस माधव सिंधिया। द सुप्रीम कोर्ट डिफाइंड द एक्सप्रेशन दैट all the primary facts which must be proved at a trial by a party to establish the existence of cause of action or its defense। कितनी प्यारी डेफिनेशन है। अब देखो सोचिए, ये डेफिनेशन अगर तुमने मेंस की किसी आंसर में लिख दी तो तुम्हें ज्यादा नंबर मिलेंगे कि नहीं। कितनी प्रॉपर डिस्क्रिप्शन है। अगर आप देखो कि आपके मटेरियल फैक्ट्स की डेफिनेशन क्या होती है, अगर आपसे पूछे, मान लो इंटरव्यू में उन्होंने पूछ लिया कि मटेरियल फैक्ट क्या होता है, हाइपोथेटिकली इसी तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब आप क्या कहोगे, सर मटेरियल फैक्ट वो होते हैं जो इंपॉर्टेंट होते हैं या जो मटेरियल होते हैं, ऐसा नहीं। ये देखो कितनी प्यारी डेफिनेशन लिखी हुई है, ऑल द प्राइमरी फैक्ट्स which must be proved at the trial by the party to establish the existence of cause of action or his defense। plaintiff और defendant दोनों की साइड से एक अपना कॉज ऑफ एक्शन करेगा। कॉज ऑफ एक्शन का मतलब क्या होता है, एक्जिस्टेंस ऑफ अ लीगल राइट और उसका वायलेशन हुआ है जिसकी रेमेडी सीक करने के लिए आप कोर्ट ऑफ लॉ गए, ठीक है। तो कहने का मतलब कॉज ऑफ एक्शन प्रूव करना है आपको। अगर आप प्लेंटिफ हो, अगर आप डिफेंडेंट हो तो आपको अपना डिफेंस प्रूव करना है। तो अगर आपको किसी भी ट्रायल में अपना कॉज ऑफ एक्शन या डिफेंस प्रूव करना है तो ऐसे फैक्ट जो आपका कॉज ऑफ एक्शन स्टैब्लिश कर रहे हैं, अगर इसे सरल भाषा में बोलना है, ये सब नहीं बोलना है, तो आप सिंपल बोल सकते हो कि सर मटेरियल फैक्ट ये होंगे कि अगर कोई प्लेंटिफ अपने कॉज ऑफ एक्शन के लिए कोर्ट गया है तो ऐसे फैक्ट जो उसके कॉज ऑफ एक्शन को स्टैब्लिश करते हैं या डिफेंडेंट की साइड से जो डिफेंडेंट के डिफेंस को स्टैब्लिश करते हैं वो मटेरियल फैक्ट्स कहलाते हैं, वो मटेरियल फैक्ट्स कहलाते हैं, राइट। गेटिंग माय पॉइंट। वीडियो को लाइक कर देना या शेयर करना, कमेंट करना, सब्सक्राइब करना, सब कुछ करना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग ऑब्लिगेशंस आर करेक्टली मैच्ड। अब ये यहां पे कोई इंग्लिश बेस्ड क्वेश्चन दिया है, ये इंग्लिश बेस्ड क्वेश्चन है कि कौन से सही से मैच करता है, बहुत सिंपल क्वेश्चन। Rajan sir, your classes really helped me in MPCJ mains. Thank you so much. आप लोगों की मेहनत है यार, हम तो सिर्फ गाइड करते हैं, बट ये है कि अगर आप इन चीजों को फॉलो करोगे तो कोशिश हमारी ये रहती है कि आपको आपकी मंजिल जल्दी मिल जाए। दैट इज द ऑब्जेक्ट। बाकी तो मेहनत आपकी, हम तो सिर्फ माध्यम मात्र हैं। बताइए, अरे ये क्यों नहीं बता पा रहे हो, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्टली मैच। जजमेंट डिग्री कहाँ 34 में दिया हुआ है, कॉज सही है, इंस्टीट्यूशन ऑफ सूट सही है, लीगल रिप्रेजेंटेटिव सही है, 2 3 4 खत्म हो गई बात। इसमें क्या दिक्कत आ रही थी, इसमें क्या दिक्कत आ रही थी, 2 3 4 राइट। जजमेंट डिग्री तुम्हारा 2 क्लॉज 9 और 2 क्लॉज 2 में दिया हुआ है, कॉज दिया हुआ है 35 में, ठीक है। इंस्टीट्यूशन ऑफ सूट 26, लीगल रिप्रेजेंटेटिव 50। Suits relating to constitutional validity of statutory instruments are provided in ये थोड़ा सा ऐसा क्वेश्चन है जो हटके है। अब देखो पिछले जितने क्वेश्चन थे वो जिसने बेसिक सीपीसी पढ़ी है वो भी बता सकता है, लेकिन जिसने पूरी सीपीसी एक बार पढ़ी है, देखो मैं मानता हूँ सीपीसी थोड़ी सी टायरिंग हो जाती है जब आप ऑर्डर 21 के आगे जाते हो या 21 को भी पूरा करते हो,
लेकिन आप एग्जाम अगर निकालना चाहते हो तो मेरी आपसे सिर्फ एक रिक्वेस्ट है कि कम से कम एक बार शांति से बैठ के पूरी सीपीसी पढ़ो, कि बिल्कुल भी चूज मत करो कि कौन से रूल्स कौन से ऑर्डर्स इंपॉर्टेंट है नहीं है। कम से कम एक बार तो पूरा अच्छे से पढ़ लो, तो तुम्हें समझ में आ जाएगा चीजें कहाँ कहाँ पे है, क्या क्या है। तो कम से कम क्वेश्चन तो समझ में आएगा कि क्या पूछा गया है। ठीक है, इसका करेक्ट आंसर है ऑन 27 ए। ठीक है, मैथ्स का देखो कितने सरल सरल क्वेश्चन आए, लेकिन जरूरी नहीं है हर बार सीपीसी के सरल क्वेश्चन आए। इस बार सीपीसी के सरल क्वेश्चन आए थे, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि आप एग्जीक्यूशन वगैरह पे ध्यान ही नहीं दोगे या पीछे के ऑर्डर्स पे ध्यान ही नहीं दोगे। देखो ये एक मैं आपको बता देता हूँ, हालांकि ये 100% नहीं है कि सही बात निकले, लेकिन ऐसा देखा गया है कि कभी भी सीपीसी के जितने भी क्वेश्चन किसी भी पेपर में आते हैं, तो जो सेक्शंस होते हैं उनसे आप देखोगे तो 50% क्वेश्चन जो होते हैं वो आपके सेक्शन से ही हो जाते हैं, और बचे हुए 50% में से 30% क्वेश्चन जो होते हैं वो आपके लगभग ऑर्डर 5 तक हो जाते हैं। ठीक है, समन्स तक, या थोड़ा सा और भी बढ़ा लो समन्स तक, और बचे हुए जो होते हैं वो उसके बाद से आते हैं। ये जनरली देखा गया है, लेकिन ये ट्रेंड चेंज भी हो सकता है, तो अपने को तैयार रहना है सारी चीजों। बताइए, लॉज की वेट हो गया आपका 148 ए, रेस्टिट्यूशन हो गया 144, इनहेरेंट पावर हो गया 151, सूट ऑफ सिविल नेचर हो गया सेक्शन 9। अब देखो ये कितना सरल क्वेश्चन है। देखो अभी क्या हुआ है ना, पिछली बार ऐसा हुआ था कि नेगेटिव मार्किंग नई नई इंट्रोड्यूस हुई थी यूपी में, तो रिलेटिवली क्वेश्चंस का स्टैंडर्ड बहुत नहीं बढ़ाया गया था और उसको रीजनेबल ही रखा गया था। अब इस बार सेकेंड टाइम जब होगा नेगेटिव मार्किंग के लिए, तो भी हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि बहुत ज्यादा कठिन क्वेश्चंस नहीं आएंगे क्योंकि निगेटिव मार्किंग रहती है, लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि थोड़ा सा लेवल ऊपर हो। तो यू हैव टू बी प्रिपेयर्ड, आपको ये बिल्कुल मान के नहीं चलना है कि इसी तरह के क्वेश्चंस आएंगे, आपको सारी परिस्थितियों के लिए तैयार है। ठीक है, ये आपको समझ में आना। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ सिविल कोर्ट कैन नॉट इशू कमीशंस इन द फॉलोइंग केस। 1000 बार करा हुआ क्वेश्चन है ये, और यूपी में ही कम से कम 10 बार पूछ लिया गया है। अ सिविल कोर्ट कैन नॉट इशू, इनमें से किस चीज के लिए कमीशन इशू नहीं की जा सकती है, 1000 बार पूछा गया। फॉर एग्जामिनिंग अ पर्सन, फॉर एग्जामिनिंग अकाउंट्स, टू एग्जीक्यूट पार्टीशन, टू एग्जीक्यूट डिग्री। डिग्री के लिए नहीं करी जा सकती, उसके लिए आपकी पुलिस या बाकी अथॉरिटीज होती है। एग्जीक्यूशन ऑफ डिग्री के लिए कमीशन नहीं होती है। देखो अब यहाँ पे मैंने एक लिस्ट बनाई है, अगर आप सेक्शन 75 को देखते हैं तो किस किस चीज के लिए जो है कमीशन इशू की जा सकती है। एग्जामिनेशन ऑफ विटनेस के लिए, टू परफॉर्म अ लोकल इन्वेस्टिगेशन, फॉर एडजस्टमेंट ऑफ अकाउंट्स, टू डू अ पार्टीशन, टू होल्ड इन्वेस्टिगेशन, टू कंडक्ट फॉर कंडक्टिंग अ सेल, फॉर द परफॉर्मेंस ऑफ मिनिस्ट्रियल एक्ट्स। अब ये सातों पॉइंट्स आप याद रखना, क्योंकि अगली बार अगर क्वेश्चन आता है तो इनमें से कोई दिए जा सकते हैं और कोई और चीज दी जा सकती है। तो मेरा कहने का मतलब एक ऐसा क्वेश्चन है जो अक्सर पूछा जाता है, तो इससे रिलेटेड जितनी भी इंफॉर्मेशन है उसको याद रखना एक बेहतर डील होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, which section of CPC prohibits arrest and detention of women and execution of a degree of money। बार बार पूछा जा रहा है, बार बार लगातार पूछा जा रहा है ऐसा सवाल, कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि इस तरह के क्वेश्चन ना आए। बताइए, बताइए। ठीक है, सेक्शन 56, राइट राइट, सेक्शन 56, इसमें कोई डाउट नहीं है। ठीक है, प्रोहिबिशन ऑफ अरेस्ट और डिटेंशन, ये दो तीन सवाल है। एक तो ये अरेस्ट एंड डिटेंशन वाला हुआ, एक वो जो अटैचमेंट ऑफ सैलरी वाला होता है मेंटेनेंस के लिए, अदरवाइज 1/3 फर्स्ट 1000 और बाकी चीजें। तो मेरा कहने का मतलब ये सवाल रेगुलर पूछे जाते हैं, तो कभी भी आप बेयर राइट को पढ़ें तो इन चीजों को प्लीज ध्यान से पढ़ें। In which of the following cases it was held that inherent power has not been conferred on a code, it is a power inherent in a code। आप अगर अपनी कॉपी उठा के देखोगे जाके क्या नाम है सीपीसी की प्लस में जो मैंने पढ़ाया है, उसमें ये केस मैंने प्रॉपरली लिखा है। जितने भी केस यूपी में आए आप पूरा पास्ट ईयर पेपर उठा के देख लो और उसके बाद मेरे नोट्स चेक कर लो। अगर नहीं आया हो, कोई भी ऐसा हो कि सर आपने ये केस नहीं लिखवाया है, तो आप मुझे को बताइएगा अलग से टेलीग्राम पे। मैंने ये कराया मनोहर लाल वर्सेस सेठ हीरालाल, आपने लिखवाया था। हाँ मैंने, मुझे पता है शिवान जी, मैंने सारे केस लिखवाए हैं क्योंकि मैंने ही लिखवाया तो मुझे पता है। द सुप्रीम कोर्ट इन द केस ऑफ मनोहर लाल वर्सेस सेठ हीरालाल ऑब्जर्व दैट the inherent power has not been conferred on the court. It is a power in the court by virtue of its duty to do justice between the parties before it। बहुत इंपॉर्टेंट प्रोविजन है। इनहेरेंट पावर आपके एक्ट के द्वारा दी नहीं गई है कोर्ट्स को, वो सिर्फ एक्नॉलेज की गई है। कोर्ट्स के पास इनहेरेंट पावर होती है
by virtue of them being a court of law to do justice. उनका जस्टिसिंग का काम है, तो उनके पास इनहेरेंट पावर होती ही है. You don't have to give it by any act or by any legislation. That is merely acknowledged. That is merely said कि ये चीज exist कर रही है. ठीक है. Next question. Which one of the following grounds under the civil procedure law against judgment data really cancelled? अब ये जैसे थोड़ा सा इन्होंने सरल बना दिया. अभी यहीं पे इसकी जगह नन ऑफ द अबव की जगह ऑल ऑफ द अबव होता तो शायद आपको कंफ्यूजन होगा. अगर आपने ये प्रोविजन नहीं पढ़ा तो आपको दिक्कत आएगी. हालांकि नन ऑफ द अबव होने पे या ऑल द अबव होने पे भी आंसर सीरियस इलनेस है, लेकिन अगर आपने सेक्शन 59 को नहीं पढ़ा तो वहां पे प्रॉब्लम आएगी. वारंट ऑफ अरेस्ट इशूड बाय अ कोर्ट for the arrest of the person can be cancelled any time if there is some serious illness to the judgment date. ठीक है. तो इस तरह के क्वेश्चंस को अपने को थोड़ा सा ध्यान देना. नेक्स्ट क्वेश्चन, सेक्शन 114 of the code of civil procedure should be read with. Power to review to be read with. अच्छा, कल क्लास नहीं होगी ये वाली, क्योंकि मैंने बताया था कि आज कल वो फंक्शंस चल रहे हैं, मेरे कजिन की शादी है, तो कल क्लास नहीं होगा. परसों से फिर अपन रेगुलर क्लास करेंगे. ठीक है. राइट. ऑर्डर 47 रूल 1. ऑर्डर 47 द राइट टू रिव्यू. ऑर्डर 47 रूल 1 में दिए हुए हैं ग्राउंड्स फॉर रिव्यू और जजमेंट. बहुत इंपॉर्टेंट है, बार बार पूछा जाता है. ऑर्डर 47 रूल 1 बहुत इंपॉर्टेंट है. When new and important evidence is discovered by the applicant and he or she, तो क्या new and important and लगा हुआ है और नहीं लगा हुआ है and लगा हुआ है. New and important evidence is discovered by the applicant and he or she was not in the knowledge or due to negligence not able to provide the evidence when the decree was passed. हालांकि इसमें प्रूफ करना पड़ेगा बाकी चीजें भी. पावर ऑफ रिव्यू इज अवेलेबल ओनली व्हेन देयर इज एन एरर अपरेंट ऑन द फेस ऑफ द रिकॉर्ड एंड नॉट ऑन द एरोनियस डिसीजंस. ये पढ़ लेना एक बार अच्छे से, मैंने पीपीटी आपको भेज दिया. ठीक है. तो ये ही थे सीपीसी के क्वेश्चन. कितने? करीब 50 से शुरू किया था अपन ने, 63 था. करीब 13 क्वेश्चंस जो थे, 13 से 14 क्वेश्चन सीपीसी के आए. तो आपने को ये एक बात और समझ में आई कि यूपी के पेपर में लगभग जैसे एमपी में आता है, एक बार कर लेना, पहले मेरी बात सुन लो. जैसे एमपी में आता है वैसे कहीं ना कहीं कुछ हद तक डिमार्केशन है कि 15 क्वेश्चन आएंगे, 13 क्वेश्चन आएंगे, 20 क्वेश्चन आएंगे. इसका डिमार्केशन कुछ हद तक है. अब मैंने देखा कि इस बार का जो पेपर था इसमें जनरली सारे सेक्शन बेस्ड क्वेश्चंस आए और बहुत ज्यादा ऑर्डर प्लीडिंग्स के बारे में एक क्वेश्चन था, बट उसके पीछे वो नहीं गए, ऑर्डर 21 पे नहीं गए. एक क्वेश्चन 27 ए का था और एक ये रिव्यू का हो गया, मतलब रिव्यू का था. तो मेरा कहने का मतलब है कि बहुत ज्यादा इन्होंने नहीं किया. पीछे साइड टेम्परेरी इंजंक्शन के बारे में हो या कमीशंस के बारे में हो या बाकी चीजें, या 6-7 रिटन स्टेटमेंट, सेट ऑफ काउंटर क्लेम, बहुत सारी और चीजें हैं. इशू फ्रेमिंग हो गया, तुम्हारा नॉन अपीयरेंस ऑफ पार्टीज हो गया, समन्स हो गया. इन सब चीजों पे क्वेश्चन नहीं आए. लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि आपको हमेशा सिर्फ सेक्शंस ही करने. इस पेपर में ऐसा फॉलो हुआ है कि सेक्शन बेस्ड क्वेश्चन ज्यादा हैं और पीछे की साइड के कम है. देखो होता गया, एक बात को समझना, अक्सर ऐसा पेपर्स में किया जाता है, देखने को मिला है कि बैलेंस बनाने के लिए कुछ सब्जेक्ट के क्वेश्चंस कठिन आते हैं और कुछ सब्जेक्ट के सरल आते हैं. अब ये कभी कभी ऐसा हो जाता है, जैसे इस पेपर में देखोगे तो सीपीसी बहुत सरल आया और किसी और पेपर में जाओगे तो सीपीसी ऐसा आया कि बिल्कुल सर समझ ही नहीं आया. तो ऐसा बैलेंस करने के लिए क्या आता है, तो मेरे लिए सिर्फ आपको यही हिदायत है कि आप सारे सब्जेक्ट्स को अच्छे से पढ़ के जाइए, क्योंकि कोई भी सब्जेक्ट कठिन आ सकता है और कोई भी सरल आ सकता है. सरल सब कर लेंगे, कठिन आपने अगर सही कर दिया तो वो डिफरेंस मेक करेगा. लिस्ट को मैच करना है. Dominate the will of the other at the desire of the promiser. Contract to do or not to do something when a person lawfully does anything for another person. बताइए. Dominate the will of other, undue influence, at the desire of promiser, consideration, contract to do or not to do something, contingent, where a party lawfully does anything for another, quasi contracts. ठीक है. सिंपल है बिल्कुल, सिंपल है बिल्कुल. ठीक है. ठीक है. नहीं, अब आप निकाल लेना क्या है. डोमिनेट द विल, अनड्यू इन्फ्लुएंस, कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट, सारी चीजें. देखो ये भी सिंपल क्वेश्चन आ रहा है. अगर आपको बेसिक्स कॉन्ट्रैक्ट्स की क्लियर है तो कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली. एन अग्रीमेंट व्हिच इज एनफोर्सेबल बाय लॉ एट द ऑप्शन ऑफ वन और मोर पार्टीज देयरटू बट नॉट एट द ऑप्शन ऑफ अदर और अदर्स इज कॉल्ड
विच इज एनफोर्सेबल बाय लॉ। लॉ से आप एनफोर्स करा सकते हो, लेकिन ये ऑप्शन एक ही पार्टी के पास है। ठीक है, दिस अ वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट। बहुत ही बेसिक क्वेश्चन था, बट फिर भी मैंने सोचा एक बार हम देखें, सेक्शन 2 आई के बारे में आपको पता है। ठीक है, अब देखिए ये कम्युनिकेशन रिवोकेशन पोस्टल रूल, इससे एक सवाल मिलता ही मिलता है। अगर एक 150 नंबर का पेपर है, मतलब जिसमें स्कोप है कि कॉन्ट्रैक्ट के 10-12 क्वेश्चन आएंगे, तो अगर कॉन्ट्रैक्ट के 10 क्वेश्चन आ रहे हैं तो आप ये मान के चलो कि पोस्टल रूल पे एक सवाल तो मिलेगा ही मिलेगा। और अगर आपने एक बार पोस्टल रूल समझ लिया तो दुनिया का कोई भी क्वेश्चन अगर पोस्टल रूल के प्रपोजल पे है, एक्सेप्टेंस पे है, रिवोकेशन पे है, तो वो कभी गलत हो ही नहीं सकता, पॉसिबल ही नहीं है। ठीक है, तो देखिए क्या, द कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस इज कंप्लीट एज द एक्सेप्टर व्हेन, कब हो, the communication of acceptance is complete as against the acceptor. The communication of acceptance is complete as against the acceptor when it comes to the knowledge of the proposal. ठीक, according to section 4 ये आपको पता है। ठीक, चलो नेक्स्ट, which of the following cases of promissory estoppel, promissory estoppel बताइए। केदारनाथ वर्सेस गौरी मोहम्मद, दिल्ली क्लॉथ एंड जनरल मिल्स वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, ये भी केस लिखवाया हुआ, अभी कॉन्ट्रैक्ट में लिखवाया हुआ, अभी लिखवाया हुआ, अभी कॉन्ट्रैक्ट चल रहा है, मैंने उसी में लिखवाया हुआ। बताइए बताइए फटाफट। आ रहे हैं कमेंट आप लोग के, ए, ठीक है, ए तो बेटा है ही है, ए तो बेटा है ही है, बट इसमें जो बी है ना, दिल्ली क्लॉथ एंड जनरल मिल्स लिमिटेड वर्सेस यूनियन, ये भी इसी की बात करता है, प्रॉमिसरी स्टॉपल। ठीक है, ये भी प्रॉमिसरी स्टॉपल की बात करता है, तो ये दोनों ही केस जो है ये प्रॉमिसरी स्टॉपल के। एक बार आप इसको पढ़ लेना। गौरी मोहम्मद वाला तो आपको पता ही है, कोई चैरिटेबल पर्पस का वो वाला था कि उसने बॉन्ड दिया था, वो तो आपको पता ही है। द सुप्रीम कोर्ट हैज सीन दैट द डॉक्ट्रिन ऑफ प्रॉमिसरी स्टॉपल इज अ गाइडलाइन डेवलप्ड बाय वैल्यू to keep away from foul play, and however generally named promissory estoppel, it is neither in the domain of the agreement nor in the realm of estoppel। ये सारा अंडरस्टैंडिंग जो था ये स्टेज में दिया गया था, एक बार पढ़ लीजिए। which of the following is not correctly matched। अब देखो इसमें करेक्टली मैच कौन सा नहीं है, वो तो आपको तुरंत समझ में आ जाएगा, क्योंकि बचपन से आप पढ़ते आ रहे हो कि हैडले वर्सेस बैक्सटेंडेल जो है वो डैमेजेस का है। और मैं एक बात और बता दूं, हेडले वर्सेस बैक्सटेंडेल जो था ये इंग्लिश लॉ ऑफ डैमेजेस के बारे में बात करता है। इंग्लिश लॉ में जो स्पेशल या जनरल डैमेज होंगे उसके बारे में बात करता है कि क्या नाम है, स्पेशल डैमेज क्या होगा, जनरल डैमेज क्या होगा, कब दिए जाएंगे, रिमोटनेस ऑफ डैमेज, इन सब के बारे में हेडले वर्सेस बैक्सटेंडेल बात करता है। इंडिया के कंटेक्स्ट में जो डैमेजेस का लॉ है वो AKAS जमाल वर्सेस मुल्ला दाऊद के केस में करा गया था। ठीक है, इसमें ही ये सब समझाया गया था कि मतलब बहुत सारी डैमेजेस की चीजें, कहने का मतलब ये दो केस है जो डैमेजेस में आपको ध्यान रखने। अब यहाँ पे जब भी कोई MCQ करो तो ये भी समझो कि क्वेश्चन का क्या आपको याद था। ये मत देखो कि आपको पता है हेडले वर्सेस बैक्सटेंडेल डैमेजेस का है तो यही गलत होगा, आंसर सही है। आप ये देखो कि क्वेश्चन का क्या आपको याद था, चिक्कापन अमीराजू वर्सेस चिक्कामन शेषामा, या लिक्विडेटेड डैमेज का डनलप न्यूमैटिक टायर्स न्यू गैराज मोटर्स, या इम्पॉसिबिलिटी का आलोपी प्रसाद। अब देखो ये तीनों लैंडमार्क केस है, मतलब अगर आपने क्वेश्चन पढ़ा है तो ये केस पढ़ा है, अगर आपने लिक्विडेटेड डैमेज पढ़ा है तो ये केस तो पढ़ा ही है, डनलप न्यूमैटिक टायर्स वाला, और इम्पॉसिबिलिटी ऑफ परफॉर्मेंस पढ़ा है तो आपने आलोपी प्रसाद एंड सन्स पढ़ा ही है। ये तीनों केस मैंने आपको लिखवाए हैं। तो मेरा कहने का मतलब है कि कभी भी कोई MCQ करो तो थोड़ा सा आगे भी देख लो, जनरल डैमेज, स्पेशल डैमेज। ठीक है जी, नेक्स्ट क्वेश्चन। A promises B to drop a prosecution which he has instituted against B for robbery, and B promises to restore the value of things taken। अब देखो इलस्ट्रेशन बेस्ड क्वेश्चन है, कॉन्ट्रैक्ट में यूपी में जनरली सारे इलस्ट्रेशन बेस्ड क्वेश्चन ही आ रहे हैं कॉन्ट्रैक्ट में। ये मैंने बहुत पहले से देखा हुआ है, इस बार ना है तो बात अलग है, लेकिन अगर प्रेसिडेंट्स पे जाए और जो चीज आपको करके ही जानी है वो है कि सारे इलस्ट्रेशन को बताइए।
राइट राइट, द अग्रीमेंट इज वॉइड एज द ऑब्जेक्ट इज अनलॉफुल। सेक्शन 23 में अगर आपका ऑब्जेक्ट अनलॉफुल है, ठीक है, पर्पस एंड ऑब्जेक्ट, तो ठीक है। चलिए, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, which of the above statement is or are correct? इनमें से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है, डायरेक्ट बताइए। आज थोड़े कम क्वेश्चन थे यार, आज एक्चुअली में जाना था, तो बस कल तक और इंतजार करो, परसों से 1.5 घंटे की क्लास लेंगे और ज्यादा क्वेश्चंस कराएंगे, ठीक है। तो आज ये लास्ट क्वेश्चन है आज के लिए, बताइए। बहुत ही प्यारे प्यारे स्टेटमेंट लिखे हुए हैं। पहला, परफॉर्मेंस ऑफ लीगल ड्यूटी इज नो कंसिडरेशन फॉर अ प्रॉमिस। ये बिल्कुल सही है। अगर आपके ऊपर लॉ ने कोई ऑब्लिगेशन रखा हुआ है किसी ड्यूटी को परफॉर्म करने का, तो आप ये नहीं कह सकते कि इस कॉन्ट्रैक्ट के लिए कंसिडरेशन था, क्योंकि वो अगर ना भी होता तो भी आपको वो करना पड़ता। Forbearance to sue has always been regarded as valuable consideration. बिल्कुल, it is not necessary that the consideration should be adequate to the promise. बिल्कुल सही बात है। Adequacy of consideration is not a question unless you are dealing with fraud, undue influence, misrepresentation, etc. Otherwise, value it should be real, it should not be illusionary. But adequacy of consideration is not a question. 25 के explanation 2 में दिया हुआ है, ठीक है, ठीक है जी। तो एक और क्वेश्चन है, चलो एक और क्वेश्चन दे दो। The Indian Contract Act Amendment Act of 1997 has amended। ये भी एक क्वेश्चन है कि कौन सा प्रावधान अमेंड किया 1997 में, ठीक है। सेक्शन नंबर 27 में 28 सेक्शन नंबर 28। तो इस तरह के कुछ अमेंडमेंट के क्वेश्चन आ रहे हैं, ठीक है, जो आपको थोड़े से ध्यान रखने पड़ेंगे कि इस तरह के जो अमेंडमेंट है ना, इसके लिए एक अलग से आपको तैयारी करनी पड़ेगी, क्योंकि इस तरह के क्वेश्चन भी 2-3 देखने को मिले। हर सब्जेक्ट में एक अमेंडमेंट का क्वेश्चन जरूर पुट किया गया है, ठीक है। अब वो रिसेंट अमेंडमेंट भी हो सकता है, पुराना अमेंडमेंट भी हो सकता है, इंपॉर्टेंट भी हो सकता है, लेकिन अमेंडमेंट से एक एक क्वेश्चन हर एक सब्जेक्ट में लगातार पूछा जा रहा है। ये बात आपका इंपॉर्टेंट है, ठीक है। सो दैट्स ऑल फॉर द डे गाइस। आपको मैंने बता दिया है अनअकैडमी के सारे कोर्सेज के बारे में और बाकी चीजों के बारे में। हमारा नया बैच भी स्टार्ट हो रहा है, तो अगर किसी के पास 8 से 10 महीने प्रिपरेशन का टाइम है, तो वो इस कोर्स के लिए